हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? जल्दी से बताइए फटाफट से एंड स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एंड आपका जो चैप्टर चल रहा है गाइस वो चल रहा है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। जल्दी से आ जाइए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से फटाफट से। एंड प्लीज क्लास को एक बार शेयर कर दें अपने सारे ग्रुप्स में, ताकि भाई जो बच्चे अभी तक नहीं आए वो भी आ जाएं। जल्दी से प्लीज क्लास को एक बार शेयर कर दें। एक बार हम सारी चीजों को रिवाइज भी करेंगे कि आखिर जो भी चीजें हैं आपकी किस तरीके से यहाँ पे, अगर मैं बात करूं आपसे, जो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है पार्ट 1 जो हुआ है उनको रिवाइज भी करना है, बिकॉज काफी बच्चे जो होंगे उस क्लास में नहीं होंगे, तो हम यहाँ पर एक बार इसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाए। हाय तनु, भाई आज इतने कम बच्चे कैसे हैं? इतने तो कम कभी नहीं होते हैं। हाय महवेश, एक काम करते हैं 2 से 3 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जो अभी तक नहीं आ पाए क्लास में वो भी आ जाएं एंड देन हम स्टार्ट कर पाए। चलिए धीरे धीरे आते जा रहे हैं बच्चे। हाय सूरज, हाय निशा, दीपक। चलिए आज इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है, पार्ट 2 है। लास्ट वीक आपकी क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क था जिसकी वजह से नहीं हो पाई थी, बट आपकी फिजिक्स की क्लास हो गई थी एंड मैथ्स की। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका पार्ट 1 हो गया है। जिस बच्चे ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है मैं यही बोलूंगी प्लीज इसका पार्ट 1 जाके जरूर देखना, वरना चीजें क्लियर नहीं होंगी एंड मैं तो रिवाइज आपको यहाँ पे करवाऊंगी ही करवाऊंगी। ठीक है। हेलो तेजस, जानवी, कशिश, सतीश, खुशी। चले जल्दी से आ जाएं, अभी आना स्टार्ट हो रहे हैं। यार एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, देन मतलब क्यों इतना लेट आते हैं? हाँ, उससे आप ही का तो नुकसान होता है बच्चा, कि क्लास और डिले हो जाती है और लेट स्टार्ट होती है। यहाँ पे इतने देर में हम पढ़ लेते हैं अच्छा खासा, है ना। हेलो, हाय पीहू। पीहू तो रो रही आ जाती है क्लास में। तेजेश, ये कैसा नाम है? चलिए, मंडे इसीलिए क्लास नहीं थी, एक इम्पॉर्टेंट वर्क था इसीलिए नहीं हुई थी। ठीक है, चलो। मैम आज शादी में जाना था बट नहीं गई। यार तुम 12th में हो और 12th में अगर तुम शादी ब्याहों में घूमोगे ना तो बोर्ड वाले तुम्हारे नंबर काट लेंगे। कैसे? अभी तो तुम शादियों में घूम रहे हो और इसकी शादी, चाचा ताऊ मामा के लड़के, इसकी शादी, उसकी शादी। यार शादियों में तो खूब घूमोगे, जिंदगी भर घूमोगे, है ना। 12th एक बार आनी है लाइफ में, इस चीज के लिए कौन रोता है कि शादी में नहीं जा पाई, है ना। मतलब तुम सीरियस नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेके भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, है ना। केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा जल्दी आपको पता लग जाएगा, डोंट वरी। एंड जैसे कि अभी आपको पता है, देखो अभी आपकी फिजिक्स की भी क्लास स्टार्ट हो गई है ना। तो धीरे धीरे आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। जिस टाइम जिस क्लास की आपको जरूरत होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। एंड मैं एक चीज और बोल दूं आपसे कि अभी इस टाइम पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक चैप्टर को 10-10 लेक्चर दे रहे हैं, 12-12 लेक्चर दे रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा, अगर आप इस टाइम पे एक ही चैप्टर को 10-10, 12-12 लेक्चर्स दोगे तो आपका जो एग्जाम है, जैसे मैं बात करें बिहार बोर्ड की, उनके फरवरी में एग्जाम है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे जहां पे आपको फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, बायोलॉजी भी करना है। और बायोलॉजी के चैप्टर को सोचो, फॉर एग्जांपल आप एक ही चैप्टर को अगर आप दे रहे हैं 10 से 12 लेक्चर, तो कैसे होगा आपका, तो पढ़ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये टाइम ऐसा है कि आपको 1 शॉट की फॉर्म में पढ़ना पड़ रहा है। एंड हमें ये भी पता है कि 12th का चैप्टर इतना भी छोटा नहीं है कि 2 घंटे में हम एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाए। इसलिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में करके पढ़ा रही हूँ, ताकि आप चीजों को आराम से समझ भी पाए एंड आपको अच्छा समझ में आए, दिक्कत भी ना आए, है ना। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। 10th वाले चैनल पे मिलना नालायकों, 12th में आके डिस्टर्ब ना करो।
ओके चलिए फटाफट से, जैसे मैंने आपसे बोला था कि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप लोगों के आने वाले हैं। मैं गायब नहीं हुई थी कहीं भी, मैं कहाँ जाऊंगी तुम लोग को छोड़ के। नोटिफिकेशन टाइम से नहीं मिला, ये तो कोई इशू नहीं है। जब आपको पता है कि आपकी 5 बजे क्लास होनी है, देन आपको होना चाहिए क्लास में, है ना। जब आपको भूख लगती है, कोई आपको याद दिलाता है भाई खाना खा ले, तेरे को भूख लग रही है, नहीं ना, आपको पता होता है कि आपको भूख लग रही है, बस कुछ इंपॉर्टेंट काम है वो तो बड़ी जल्दी याद रहता होगा, है ना। ओके तो इस चैप्टर में सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ते हैं मेंडल के वंशगति के नियम, जिसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि मेंडल आखिर कौन थे, कैसे उन्होंने नियम दिए, क्या वो नियम सही थे या फिर कुछ अपवाद थे, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं। एंड देन एक जिन की वंशगति, जहाँ पे हमने देखा प्रभाविता का नियम, आपका साथ ही साथ पृथक्करण का नियम, 2 जिनों की वंशगति। एक बार स्टार्टिंग में सारा रिवाइज कराने वाली हूँ यार तुम लोगों को, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं कि जो भी चीजें हैं, है ना, आपको ये ना लगे कि भाई मैम हम पहली बार पढ़ रहे हैं, जो लास्ट क्लास में ना हो उनको भी चीजें क्लियर हो। देन आपका लिंग निर्धारण हम पढ़ेंगे एंड उत्परिवर्तन और आनुवांशिक विकार, एंड यहाँ पे आके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक। तो मैं आपको बता देती हूँ लास्ट लेक्चर में क्या हुआ। मैंने बताया आपको आनुवांशिकी क्या होता है, यानी कि वो जहां पर हम अपनी विविधता, विभिन्नता, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हमारा आनुवांशिकी होता है। एक सब्जेक्ट की तरह मान लीजिए, जहां पे आप उन चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आए मेंडल के वंशगति के नियम, जहां पे मेंडल ने दिए थे 3 नियम। कौन कौन से दिए थे? नंबर 1 प्रभाविता का नियम। एंड अगर कोई मैं चीज पूछती हूँ ना, उसका आंसर दिया करो कमेंट में, चुप मत बैठे रहा करो। एंड ये नलायक को ये बताओ, जितने बच्चे हमेशा होते हैं क्लास में, उतने बच्चे क्यों नहीं होते हैं? एक लेक्चर को देखते हैं, दूसरा देखते हैं, फिर बोलते हैं मैम वो तो समझ ही नहीं आया, सर वो तो समझ ही नहीं आया। अरे जब तक देखोगे नहीं प्रॉपर तरीके से, कैसे समझ आएंगे चीजें? चलो अब कौन कौन से नियम दिए थे फटाफट से कमेंट करो यार, एनर्जी लेकर आओ अपनी क्लास में, ऐसे काम थोड़ी चलने वाला है। ठीक है, नंबर 1 प्रभाविता का नियम, सेकंड नंबर पृथक्करण का नियम, एंड नंबर 3 हो जाता है आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, ये 3 नियम दिए थे एंड तीनों के बारे में पढ़ा। जबकि मेंडल का पहला और दूसरा नियम किस पे है आधारित? बोलो, एकल संकरण क्रॉस पे। जबकि जो कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो किस पर है? वो है आपका किस पे आधारित? द्विसंकरण क्रॉस पे। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो फिर हमने देखा कि भाई मेंडल ने 3 नियम दिए थे, लेकिन ऐसे तो नहीं दे दिए होंगे। अब अगर हम कोई बात बोलते हैं तो कुछ ना कुछ चीजों को सोच कर ही तो बोलते हैं कि भाई अच्छा ये चीज इसलिए नहीं, ये चीज ऐसे हुई है, यानी कुछ तो पॉइंट होगा जो चीजें हमने सोची है, तभी हमने कुछ लाइंस बोली हैं। अब मेंडल इनका जीवन कैसा रहा था, कैसे शुरुआत हुई थी, क्या एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था कि भाई मेंडल ने 3 नियम दिए? तो मेंडल जो थे वो चर्च के पादरी थे एंड इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और तब दिए थे इन्होंने 3 नियम। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चुना था मटर का पौधा। बात आई थी कि मटर का पौधा क्यों चुना था? क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि जो मटर का पौधा था उसमें इन्हें बहुत सारे ऐसे गुण मिल गए थे जो इन्हें और किसी पौधे में मिल ही नहीं रहे थे, है ना। यहाँ पे उन्हें वो सब मिल गया जो किसी और पौधे में नहीं मिल रहा था, तो बस इसलिए उन्होंने मटर का पौधा चुना। जैसे क्या क्या, एक तो सबसे बड़ी चीज कि उसका जीवन काल जो होता है वो छोटा होता है, यानी कि हम बहुत कम समय में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रही हूँ, बीज का आकार हो गया, है ना। फिर आपका क्या हो गया? बीज का रंग हो गया। नेक्स्ट फूल का रंग हो गया, आपका फली का आकार, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और साथ ही साथ तने की ऊंचाई। तो यहाँ पे ये सब चीजें लिखी गई। एंड याद रखना एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे क्या कारण थे कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। तो मैं आपको एक चीज बोल दूं, आपको ये सब चीजें एग्जाम में लिखकर आनी होंगी। हाँ, इसके आप डायग्राम्स नहीं बनाएंगे, डायग्राम नहीं बनाना होता है, सिर्फ आपको रीजन लिखने होते हैं कि भाई इस वजह से मेंडल जो थे उन्होंने किसका, जो मटर का पौधा था वो चुना था। पहला बीज का रंग था कि अगर गोल बीज था तो वहां पे जुड़ेदार बीज भी थे। जल्दी से रिवीजन करेंगे, मैं वापस बोल रही हूँ, कोई आधा घंटा हम लोग रिवीजन में नहीं लेने वाले हैं, मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स लेने वाले हैं। अब नेक्स्ट 5 मिनट्स ही लूंगी आपके यहाँ पे बेटा, लाइक इसके रिवीजन के, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं पता होगा एंड जो होंगे उनका रिवीजन नहीं हो जाना है। एंड रिवीजन तो जितना करवाया उतना कम होता है। बीज का रंग पीला और हरा था, फूल का रंग बैंगनी और सफेद। नेक्स्ट फली का आकार फूली हुई और सिकुड़ी हुई, फिर फली का रंग हरा और पीला, पुष्प की स्थिति अक्षीय व अंत्य, तने की ऊंचाई लंबा और बौना। और याद रखना इसमें एक प्रभावी लक्षण भी था बच्चा एंड साथ ही साथ एक अप्रभावी था। यानी प्रभावी क्या था कि भाई जो अपने आप को प्रकट कर पाए,
क्लियर है क्या था कि जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, तो वही जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं वो कौन से होते हैं, प्रभावी लक्षण होते हैं, है ना। एंड जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते वो कैसे हो जाते हैं, अप्रभावी हो जाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? मुझे ये बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? जल्दी से बताइए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर मैं आगे बढ़ रही हूं, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बताइए जल्दी से, यहां तक अभी तक क्लियर, जितनी चीजें मैंने आपको रिवाइज कराई? एंड स्टार्टिंग से नहीं पढ़े और पढ़ना पड़ रहा है अब तो, यानी कि हमें बस स्पीड पकड़नी पड़ेगी पढ़ने के लिए, है ना। तो बस अब वही सब करना है, स्पीड पकड़नी है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक चैप्टर को लेके बैठे रहें। हमें 3 सब्जेक्ट कवर करने हैं, जो कि तीनों इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड हर सब्जेक्ट को टाइम देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहां तक? हाँ जी, हाँ दीदी, वही। चलो, अब यहाँ पे हमने देखा एलील क्या होता है, जीन के बारे में देखा, प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण, है ना। प्रभावी क्या आते कि भाई जब हम क्रॉस कराते हैं उस दौरान जो सबसे पहले प्रकट होते हैं, जो अपने आप को प्रकट कर पाते हैं, वो प्रभावी होते हैं, और अप्रभावी वो हो जाता है जो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता है। देन हमने देखा एक जीन की वंशागति, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, एक संकरीय क्रॉस यानी कि एकल संकरण क्रॉस। एंड हम लोगों ने क्या किया वहां पर कि भाई प्रभाविता के नियम को पढ़ा, ठीक है। देन हम आगे बढ़े, यहाँ प्रभाविता के नियम को पूरा अच्छे से जाना, डेफिनेशन देखी, पृथक्करण के नियम को समझा, एंड फिर हमने यहाँ पे अपूर्ण प्रभाविता को देखा, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे पूरा द्विसंकरण क्रॉस को भी हमने पूरा देखा। अब इससे पहले यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगी कि अपूर्ण प्रभाविता पे यहाँ से एक बार रिवाइज कराती हूँ कि हमने देखा था कि जब हमने एकल संकरण क्रॉस कराया था तो वहां पे जो मेंडल थे उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि भाई, यानी कि भाई कुछ तो मेंडलवाद थे, है ना, कि भाई यहाँ पे मेंडल का नियम क्यों नहीं लग रहा है, बात ये आ गई थी। तो पॉइंट ये आया कि मेंडल ने क्या बोला जब एकल संकरण क्रॉस हुआ कि अगर हम शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के मध्य क्या कराते हैं, क्रॉस करा देते हैं, है ना, तो क्या निकल कर आते हैं हमें वहां पे, यानी कि लंबे पौधे निकल कर आए। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता क्या कहता है कि जो यहाँ पे अगर हम बात करें, कुछ एग्जाम्पल इसके ऐसे हो जाते हैं जहां पर जो प्रभाविता का नियम है वो लागू ही नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं हो रहा था, लागू ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि विपरीत जोड़ों के गुणों में से एक लक्षण दूसरे पर पूरी तरीके से प्रभावी नहीं था। यानी कि जब हमने शुद्ध लंबे और बोने पौधे के मध्य कराया, हमें क्या मिला था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, सभी में यही आया था। हमने बोला भाई हमें तो लंबे पौधे प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब लाल और जो सफेद फूल वाले थे इनको क्रॉस कराया, ये तो आपके युग्मक निकल कर आ गए, आए या नहीं आए बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जो है यहाँ पे, यानी कि हमने देखा भाई ये तो सारे गुलाबी थे, क्लियर, कैसे थे, गुलाबी थे। और फिर यहाँ पे जब वापस से कराया तो आपके क्या निकल कर आए, इस तरीके से आपका निकल, यानी कि यहाँ पे तो हमें गुलाबी रंग ही मिला, यानी कि हम कह सकते हैं मिश्रण सा था, एक था। तो ये हमने देखा था, क्या ये हम लोगों ने देखा था आपके लास्ट लेक्चर में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं आज के सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले समयुग्मजी क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होते हैं कि द्विगुण अवस्था में दोनों एलील जब एक जैसे हो, यानी कि दोनों कैपिटल टी हो। मैं वापस बोल रही हूँ, जिन्होंने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा उनको इस वर्ड में कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैम एलील क्या है, ये क्या है। तो ये कंफ्यूजन ना हो, उससे बेटर है कि इसका पार्ट 1 जरूर देखें, तभी आगे की चीजें क्लियर होंगी। इट्स ओके कली, चलो ठीक है, क्योंकि तुम लास्ट लेक्चर में तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। यहीं से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ आज का। हाँ जी बिल्कुल, लाइव चल रहा है। क्लास का टाइम टेबल क्या है, क्लास का टाइम टेबल है ये कि मंडे और ट्यूसडे आपकी जो क्लास चलती है वो चलती है बायोलॉजी की क्लास, वेडनेसडे एंड थर्सडे आपकी क्लास चलती है मैथ्स की, जो कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है, एंड फ्राइडे सैटरडे चलती है फिजिक्स की, जो सभी के लिए होती है। एंड एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि कल जो क्लास होने वाली है 12th वाली, जो मेरी बायोलॉजी की क्लास होगी वो कल 4 PM पर होगी। आप सभी को ये चीज क्लियर कर दूं, कल 5 बजे शुरू नहीं होगी, कल जो आपकी बायोलॉजी क्लास स्टार्ट होगी वो 4 बजे होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना, कल जो क्लास होने वाली है वो
4 बजे होने वाली है। कौन सी? बायोलॉजी की जो क्लास होगी। तो कल ये मत सोचना कि 5 बजे क्लास होगी, पहले बता दिया 4 PM पर होगी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है विषम युग्मज, यानी कि जब दोनों एलील अलग अलग हो, किसमें? द्विगुणित अवस्था में। यहां पर जब हमने किसको देखा कि भाई मेंडल को देखा, तो मेंडल जो है यहाँ पे भाई कुछ चीजें तो क्या थी भाई कि अच्छी थी, कुछ आपकी गलत थी, कुछ मेंडलवाद भी था। तो कहीं ना कहीं मेंडल के नियम जो थे भाई, कहीं ना कहीं जो मेंडल ने नियम दिए हैं या कुछ चीजें दी हैं, कहीं ना कहीं काम की रही हैं। क्लियर है? कुछ भी काम की रही है, जैसे आपको पता लग जाता है कि भाई अगर कोई आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, अब वहां पे उसका पता लगा सकते हैं कौन सा आनुवांशिक रोग है। कुछ आपको अलग अलग पौधे की किस्में आपको प्राप्त हो जाती हैं। ठीक, यहां तक बात। अब आ जाता है जो कि मेन है आपका बैक क्रॉस व आपका कौन सा वाला? टेस्ट क्रॉस। तो ये वाली हेडिंग आप लोग सबसे पहले डालेंगे अपनी कॉपी में, है ना, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। 4:30 पे स्कूल से आते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर के बीच में से आप पढ़ रहे हैं, काफी टॉपिक इसमें हो चुके हैं। ठीक है, जिस चैप्टर का जो चले यार उस टाइम उसको पढ़ लेते हैं, है ना। कितनी बार बताऊं, चैप्टर आपका 1 शॉट हो चुका है इसका। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने देखा है कि बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस आखिर क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से आपसे बात कर लेती हूँ कि सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पे बैक क्रॉस को देखते हैं। बैक क्रॉस क्या कहता है? बैंक नहीं आएगा, बैक क्रॉस आएगा। बैक क्रॉस कहता क्या है यहाँ पे कि बैक का मतलब क्या होता है? पीछे। यानी कि भाई हमने देखा यहाँ पे अगर पेरेंट थे, ठीक है, यानी कि भाई अगर यहाँ पर जनक है, क्या है? जनक है, और जनक को हम क्या बोलते हैं? पेरेंट। तो कहीं कहीं आप बुक में लिखा देखेंगे सिर्फ पी लिखा होता है, पी का मतलब हो जाता है पेरेंट। ठीक है, अब जो जनक थे, हमने बोला कि भाई वहां पे शुद्ध, अगर फॉर एग्जाम्पल उसी एग्जाम्पल को हमने बोला भाई शुद्ध लंबा है, वहां से युग्मक निकल कर आए थे या नहीं आए थे? बिल्कुल आए थे। ये जो युग्मक निकल कर आए और फिर इनसे एक रिजल्ट निकल कर आया, यानी कि भाई F1 पीढ़ी हमारी कुछ ना कुछ यहाँ पर निकल कर आई थी कि मैम F1 पीढ़ी में हमें ये पौधे प्राप्त हुए, यानी कि शुद्ध लंबे या शुद्ध लंबे कुछ भी प्राप्त हुआ ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे ये चीज याद रखना कि बैक क्रॉस में होता क्या है। इसमें बैक का मतलब पिछला, यानी कि जो ये जो F1 निकल कर आती है, यानी कि F1 को हम जब जनक से क्रॉस कराते हैं, यानी कि F1 को सिंपल शब्दों में जब किससे? जनक से क्रॉस कराते हैं। देखो चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है एंड पार्ट 2 में हमें इसको पूरा कवर भी करना है, तो बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना होगा। ठीक है, सारे चैप्टर्स होंगे खुशी, इसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है। चलो करें कंटिन्यू। हाँ जी, मैंने बोला बैक का मतलब क्या होता है? पीछे, यानी कि पिछला क्रॉस भी फिर हम इसको कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, अब याद रखना बैक क्रॉस जो है, बैक क्रॉस मैंने बोला कि F1 को जब जनक से हम क्या करा रहे हैं? क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं? जनक से क्रॉस, यानी कि F1 जनक से, अब वो शुद्ध लंबा भी हो सकता है, वो आपका अशुद्ध लंबा भी हो सकता है। यानी कि बैक क्रॉस जो होता है वो कितने तरीके से? भाई बैक क्रॉस तो आपका 2 प्रकार से हो गया, फिर हुआ या नहीं हुआ? हो जाएगा ना बेटा। बैक क्रॉस फिर क्या हुआ आपका? 2 तरीके से हो जाता है। अब कैसे कैसे होता है याद रखना। देखो हमने 2 चीजें पढ़ी थी, आपको याद हो, एक हमने देखा था शुद्ध आपका, यानी कि भाई अगर मैं बात करूं, एक हमने देखा प्रभावी लक्षण को, एक हम लोगों ने देखा अप्रभावी लक्षण को। 2 लक्षण पढ़े थे हमने, प्रभावी और अप्रभावी। याद है किसी को? जल्दी से बताओ। हाँ जी, याद है किसी को प्रभावी और आप? प्लीज साथ साथ नोट डाउन कर चलना, पूरा टाइम देती हूँ आपको मैं क्लास में कि आप आराम से नोट डाउन कर पाए, तो एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि क्या है शॉर्ट में चीजें। जल्दी से पढ़ा था प्रभावी अप्रभावी। तो आपका जो बैक क्रॉस होता है ये 2 प्रकार का होता है। कैसे 2 आपका प्रकार का हो जाता है? एक हो जाता है आपका आउट क्रॉस, क्लियर, और एक हो जाता है आपका परीक्षण क्रॉस।
क्लियर, दो तरीके से। अब यार बातें ना करो यार, मेरे काम की चीज थोड़ी ना चल रहा है। मेरे काम की चीज चल रही है, मेरा एग्जाम है बोर्ड का। अभी सीरियस नहीं होगे, कब सीरियस होगे? बोर्ड के रिजल्ट के बाद। जब वो परसेंटेज कम आ जाएगी तो कैसे लगेगा? बुरा लगेगा दिल से। कि मैम हमने तो पूरे साल मेहनत करी, परसेंटेज कम आ गई। बुरा लगेगा नहीं लगेगा? बहुत लगता है। तो उस चीज को, वो चीज ना हो, अभी पढ़ लो, मौका है। बोर्ड का एग्जाम जब देखा होगे परसेंटेज कम रह गई तो जिंदगी भर के लिए बैठ जाओगे। एंड तुम्हें पता है कि आज की डेट में 60-70 कोई मैटर नहीं करती है परसेंटेज। बताने में भी आपको शर्म आएगी कि 60-70 परसेंटेज थी। 80-90 बोलोगे तो बड़े हंस के बोलोगे 80-90 परसेंटेज है, एंड वहीं पे अगर बोलोगे 60-70 तो बताने में भी शर्म आएगी तुम्हें, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि भाई आखिर जो बैक क्रॉस है वो क्या है कि F1 को जब हम किससे क्रॉस करा रहे हैं बेटा? जब जनक से क्रॉस कराते हैं। यानी कि ये जनक थे, जब इसका जो रिजल्ट निकल गया F1 पीढ़ी में, जब हमने इसको वापस से इनके जनक से क्रॉस करा दिया, तो बैक क्रॉस दो प्रकार से हुआ। एक हो गया आपका आउट क्रॉस, एक हो जाता है आपका परीक्षण क्रॉस। अब याद रखना कि आउट क्रॉस क्या होता है। तो F1 पीढ़ी में हमें क्या मिला था? यहाँ पे याद करो, जब हमने शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के मध्य क्रॉस कराया तो इसका F1 पीढ़ी में क्या निकल कर आया था? कैपिटल टी और स्मॉल टी निकल कर आया था। F1 पीढ़ी में आया था। अब F1 में तो हमारे पास क्या निकल कर आया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक, यहां पर ही मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। ठीक है, अब बात ये आई कि मैम आउट क्रॉस आखिर है क्या? मैंने बोला दो तरीके के लक्षण थे, एक प्रभावी लक्षण होता है, एक आपका अप्रभावी लक्षण हो जाता है। यानी कि आउट क्रॉस क्या होता है कि यहाँ पे जब मैं किससे क्रॉस कराऊं, यानी कि प्रभावी वाले से, दोनों ही कैपिटल टी, और जब मैं अप्रभावी वाले से क्रॉस कराऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? आपका परीक्षण क्रॉस। तो बैक क्रॉस में क्या किया कि हमने जनक से उसका क्या करवाया? क्रॉस कराया वहां पे, यानी कि संकरण कराया। तो यहाँ पे ये तो हमारा F1 में निकल कर आ गया। F1 तो जाएगी ही ना, क्योंकि बैक क्रॉस है ही वही। अब आउट क्रॉस क्या होता है? जहां पे हम प्रभावी लक्षण को लेते हैं, जबकि जो आपका परीक्षण क्रॉस होता है वहां पे अप्रभावी को लिया जाता है। अब पॉइंट ध्यान से सुनना, यहां पे मैं आपसे बात कर रही हूं अभी एकल संकर की। ठीक है, अभी किसकी बात कर रही हूँ? एकल संकर क्रॉस की बात कर रही हूँ। एक ही जोड़ा लक्षण लिया था वहां पे, तो है ना। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे क्या युग्मक निकल कर, आप देख रहे हो यहाँ पे कैपिटल टी भी है, यहाँ पे स्मॉल टी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपका कैपिटल टी ही है। क्लियर? तो जब हमने यहाँ पे अगर हम क्रॉस कराते हैं तो सोचो आपका कैपिटल टी, क्लियर, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी। आप अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि यहाँ पे अगर आप क्रॉस कराएंगे तो आप किस तरीके से क्रॉस कराओगे? भाई सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे कैपिटल टी की करा रहे हो तो कैपिटल टी आ जाएंगे, इधर आपका स्मॉल टी है तो अगर हम स्मॉल टी से करवाएंगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाएगा। अब भले ही ये दोनों कैपिटल टी है, भले ही ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, अब मैं बात कर रही हूँ अगर यहाँ पे किसका? फिनोटाइप के एग्जाम का। हाँ, बैक क्रॉस से बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बैक क्रॉस के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और स्पेशली परीक्षण वाले से तो बहुत ज्यादा आता है। तो ध्यान से सुनो पॉइंट को कि ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे भी आपको दोनों कैपिटल टी लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा पौधा है ना। तो लंबे तो हैं भाई यहाँ पे दोनों पौधे, लेकिन बेटा अब सोचो कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिनोटाइप अनुपात की, फिनोटाइप क्या होगा? क्या निकल कर आएगा? सोचो क्या निकल कर आया? फिनोटाइप तो कुछ भी नहीं निकल कर आया। क्यों? है तो दोनों ही लंबे, यानी कि इसमें क्या नहीं होता है? हम कह सकते हैं मैम यहाँ पे तो फिनोटाइप नहीं होता है ना। क्या नहीं होता? फिनोटाइप नहीं होता। ओके है, क्लियर है। अब ये तो भाई मैंने एकल संकर की बात करी जहां पे सिर्फ एक जोड़े थे। इसको एक बार तेजी से नोट डाउन करो, देन मैं आपसे बात करती हूँ कि द्विसंकरण में क्या होगा फटाफट से। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें इसको भी देखना होगा, किस वाले को? परीक्षण वाले को। ठीक है, तो ये एक काम करते हैं, पहले दोनों एकल संकर वाले को खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे चीज क्लियर हो गई प्रभावी वाले का आपका। अभी सोचो अगर मैं आपसे यहीं पे बात करती हूँ किसके? आपका परीक्षण क्रॉस के, तो क्या हो जाएंगे आपके? ये भी हम एकल की ही बात करते हैं, ठीक, क्योंकि एक ही लक्षण ले रहे हैं। एकल संकरण की बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपका ये दोनों लिखे हुए हैं, यहाँ से क्या निकल कर आया युग्म? कैपिटल टी स्मॉल, एंड यहाँ से आपका स्मॉल टी। यही आया है, यही आया है। अब ध्यान से देखिए, ये रहा आपका स्मॉल टी,
एंड यहाँ पे कैपिटल एंड एक स्मॉल, तो कैपिटल टी की स्मॉल टी से कराया एंड दोनों स्मॉल टी आ गए। अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यानी कि भाई यहाँ पे आपने देखा लंबा एक था लेकिन बोना भी तो एक था। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? जल्दी से बताओ, दोनों में यहाँ पे डिफरेंस समझ आ रहा है? क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बच्चा, बेटा टाइम टेबल जितेंद्र कितनी बार बोला बेटा मैंने अभी? हाँ, अभी क्लास से आखिर में बताऊंगी, अभी समझे एक बार अच्छे से, समझते हैं अभी, है ना। चलो, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है कुछ? सबसे पहली चीज याद रखना, बैक क्रॉस दो तरीके से, आउट क्रॉस एंड परीक्षण क्रॉस। आउट क्रॉस जो था हमने बोला भाई यहाँ पे ये देखो प्रभावी वाले को लिया गया है, जबकि परीक्षण में हमने किसको लिया है? आपके स्मॉल टी को। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे ये चीज? अब आगे की बात सुनो, क्या हुआ। हमने जब देखे युग्मक ये निकल गए, हमने क्रॉस करा, हमने देखा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल, हमने कहा है तो लंबे, यानी कि यहाँ पे फेनोटाइप नहीं था। अब वहीं पे परीक्षण क्रॉस की एकल संकर क्रॉस में हमने क्या देखा कि कैपिटल टी स्मॉल है एंड यहाँ पे आपका ये वाला युग्मक निकल कर आया। जब क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दोनों स्मॉल टी, यानी कि लंबापन भी है बोनापन भी, यानी कि इसको इसके अगर मैं फिनोटाइप की बात कर रही हूं तो भाई यहाँ पे तो रेशो निकल कर आ गया ना आपका 1:1। ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, बैक क्रॉस से एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से क्लियर, यस और नो फटाफट से। देन अभी तो हम एक संकर क्रॉस पे थे जहां पे हमने एक लक्षण को ले रहे थे। ठीक है, ठीक है, एक जोड़ी लक्षण को लिया था। अभी हमें द्विसंकर परीक्षण क्रॉस पे भी आना है और द्विसंकर आउट क्रॉस पे भी, जहां पे दो जोड़ी लक्षणों को भी लेकर हमें देखना होगा। ठीक है, जल्दी बताओ। हाँ जी, परीक्षण क्रॉस को नहीं समझे कुणाल? क्या समझ नहीं आया बेटा? परीक्षण क्रॉस में हम क्या कर रहे हैं? F1 तो आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है ही ना बेटा। यहाँ पे तो आपने सिर्फ अप्रभावी लक्षण को लिया है, यहाँ पे आपने प्रभावी को लिया, यहाँ आपने अप्रभावी को लिया और कुछ भी नहीं किया। याद रखना बेटा, अगर आपको क्रॉस कराने नहीं आते, गैमेट्स बनाने नहीं आते हैं, आप नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में। सारा खेल ही बेटा वही है ना। ये आपने युग्मक बनाया और क्रॉस कराया, आपका अनुपात निकल गया एक लंबा बोने का, 1:1 आ गया आपके पास, सिंपल। ठीक है, हो गया नोट डाउन? एक बार देख लीजिए फटाफट से एंड इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलो अब ये तो एकल संकर की थी। मैंने बोला अभी यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ द्विसंकर की, और द्वि का मतलब दो जोड़ी लक्षणों को लेना। द्वि का मतलब क्या हो जाता है? दो जोड़ी लक्षणों को लेना। तो आगे बढ़े, यहाँ पे कौन कौन से दो लक्षण अब याद करो। हमने जब द्विसंकरण क्रॉस करवाया था स्वतंत्र अपव्यय का नियम, हमने क्या लिया था कि भाई ये गोल भी है, झुर्रीदार भी है ना, और आपके कौन से पीले और हरे बीज भी हैं। तो इस तरीके से हमने दो जोड़ी लक्षणों को वहां पे लिया था ना। तो वैसे ही आपका कहां पे, यहां पर होने वाला है। क्लियर? कैसे कि आपका द्विसंकरण, सबसे पहले आउट क्रॉस को देखते हैं। क्लियर? इसमें नॉर्मली क्या होता है कि भाई हमने बोला भाई लंबे लंबे हैं ये, ठीक, और वहीं पे हमने क्या करवा दिया आपका, इधर आपके ये वाले थे। तो जब यहां से कराया, यहां से हमारे पास क्या युग्मक निकल गया? कैपिटल टी और आर निकल कर आ गया। इधर से हम बोले अगर हमारे पास स्मॉल टी और स्मॉल आर निकल कर आया, जब क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारे पास निकल कर आया। क्योंकि हमने कितने जोड़ी लक्षण लिए हैं? दो जोड़ी लक्षण लिए हैं। हमने बोला ये F1 पीढ़ी थी, है ना, हमने बोला ये F1 थी, और बैक क्रॉस में क्या हो रहा है कि F1 को ही इन्हीं से हम क्या कराते हैं? क्रॉस करा देते हैं। यानी कि एक बार इसके F1 के साथ हम इसको लेंगे और एक बार इसके साथ हम इसको ले लेंगे। क्लियर है? तो सोचो यहीं पे कर लेते हैं एक बार। अगर हम इसी को कैपिटल टी इसको हटा दें एक बार, F1 क्लियर हो गया कैसे आया? हमने बोला यहाँ पे तो हम दो जोड़ी लक्षणों को लेने वाले हैं। ठीक है, क्या लेने वाले हैं? दो जोड़ी लक्षणों को लेने वाले हैं। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल F1 आ चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है यही लेना है जो मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो F1 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कैपिटल टी स्मॉल टी एंड ये आई है। हमने क्या बोला कि एक बार तो हम
प्रभावी वाले से कराएंगे, ओके है। और जैसे हमने क्या किया आउट क्रॉस में, वैसे ही हम किसमें, द्विसंकर जो परीक्षण क्रॉस होना है वहां पर भी करवाएंगे, ठीक है। द्विसंकर परीक्षण क्रॉस, ठीक। F1 क्या है आपके पास, क्या है बेटा, सिंपल सी बात, यहाँ पे आपके पास ये है, बस आपका वहां पे वो लक्षण बदल जाएंगे। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं ये तो सेम रहने वाला है, ठीक, लेकिन वहां पर हमारे ये लक्षण आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो हम क्रॉस करा देते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या क्या लक्षण बन रहा है, आप याद करो, कोई एक तो नहीं बनता है, अलग अलग बनते हैं। बनते हैं या नहीं बनते हैं, बताओ, बनते हैं ना। तो जब हम यहाँ पे कराते हैं क्रॉस तो क्या बन जाता है कि भाई एक बार कैपिटल टी हम आर को ले सकते हैं, एक बार कैपिटल टी स्मॉल आर को ले सकते हैं, फिर स्मॉल टी और कैपिटल आर को ले सकते हैं, और स्मॉल टी और स्मॉल आर को। इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाते हैं, 4 लक्षण बन जाते हैं। यानी कि कैपिटल टी आपका कैपिटल आर हो जाता है, कैपिटल टी एक बार स्मॉल आर, और एक बार ये हो जाता है, और एक बार ये हो जाता है। इधर से तो हमारे पास ये 4 बनकर आए। जिसने स्वतंत्र अपव्यय का नियम को करा होगा, है ना, जिसने स्वतंत्र अपव्यय के नियम को करा होगा वो इसको कर पाएंगे, वरना और लोग नहीं कर सकते। मैं बोल रही हूँ जिसको क्रॉस करना आता है उसको समझ आएगा, वरना नहीं आएगा। बेटा जीनोटाइप और फिनोटाइप की पहचान बता दूं। जीनोटाइप महिमा लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा है ना, कि जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है, वो लेक्चर नहीं देखा, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना। तो लास्ट लेक्चर देखना जो है वो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। मैं वापस बोल रही हूँ, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। अब यहाँ पे तो हमने ये चीज देखी, लेकिन यहाँ पे क्या निकल कर आया, यहाँ पे तो बेटा सिंपल कैपिटल टी और कैपिटल आर ही निकल कर आया है। यार एक बात बताओ, ये जितने बच्चे बातें कर रहे हैं, क्या बोर्ड का सब कुछ आता है? सब कुछ आता है क्या बोर्ड का? 30 मार्क खाऊं क्या? आधे लड़के सोचते हैं हाँ ही करेंगे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं हम, लड़के भी ये सोचते हैं लाइन मारे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाइन मारते रह जाओगे 12th में, है ना। वैसे तुम्हें नंबर चाहिए, ऐसे नहीं होता ना। हाँ जी, पढ़ना नहीं है। आधे लड़के बात कर रहे हैं, लाइन मारते रहेंगे, आधे लड़कियां हाँ ही करती रहेंगी। अच्छा लग रहा है? मेरा बोर्ड है, मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है जाके। मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो यार, तुम अपने लिए पढ़ रहे हो। और अगर तुम अपने लिए नहीं पढ़ सकते तो तुम किसी और के लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम पढ़ोगे, कल को तुम्हारी परसेंटेज अच्छी आएगी, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, है ना, तुम्हारी नॉलेज होगी जिसके बेस पे तुम्हें एडमिशन मिलेगा कॉलेज में। और तुम्हें अब पता है कि कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना भी इतना ईजी नहीं रहा है। अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप सीधा क्लास से चले जाओ। एटलीस्ट जिन बच्चों को पढ़ना है उनको पढ़ने दो। उसके बाद भी जो ये लड़कियां हाँ ही करती हैं यार, सीरियसली मुझे समझ नहीं आता कि कौन लड़की कौन लड़के होते हैं ये, जिनको इतना भी तमीज नहीं है कि क्लास में कैसे पढ़ना है। मम्मी पापा पैसा लगा रहे हैं, उसको बर्बाद करने पे लगे पड़े हो यार। अपने घर वालों से पूछो तो सही, कैसे कैसे करके वो तुम्हारा नेट करा देंगे बच्चा पढ़ ले। आप तुम्हारी फीस भरते हैं स्कूल की, हर जगह की, कि भाई बच्चा पढ़ रहा है, तुम्हें उसकी कदर नहीं है यार। एटलीस्ट तुम किसी की कदर मत करो, अपने माँ बाप की तो इज्जत कर लो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। और जिसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो यार, मुझे नहीं पता ये लड़के अपनी लड़की की आईडी बनाई, इतना शौक चढ़ा इन्हें लड़के से लड़की बनने का, या फिर लड़की है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरा एक पढ़ने वाला बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है इन सब की वजह से। ठीक है, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन क्लास से बाहर। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर ये जो कैपिटल टी और आर है इसको आप यहां लिखेंगे, एंड जो ये चारों जो हैं इनको आप इस तरफ लिख देंगे। यानी कि आपने यहाँ पे लिख दिया क्या, कैपिटल टी आर। जो आपका दूसरा वाला है कैपिटल टी स्मॉल आर, आपने इसको यहाँ पे लिखा। देन स्मॉल टी स्मॉल आर यहाँ पर लिखा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैम बताई जा रही है। अब ध्यान सुनिए, जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी दोनों कैपिटल आर हो गए,
कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल आर हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड दोनों स्मॉल आर हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भाई लंबे गोल लंबे गोल लंबे गोल लंबे गोल, यहाँ पे कोई अनुपात निकला, यानी कि हमें क्या चीज क्लियर हो गई कि जो आउट क्रॉस होते हैं इसमें आपका फिनोटाइप अनुपात नहीं होता बेटा। ठीक है, क्या नहीं होता है कि फिनोटाइप जो अनुपात होता है वो नहीं होता। पॉइंट क्लियर आपका यहाँ पे? ठीक है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, द्विसंकर क्रॉस की बात कर लेते हैं। तो हमें यहाँ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि जो ये आउट क्रॉस होता है इसमें हम एकल संकर क्रॉस भी करा के देखते हैं और द्विसंकर आउट क्रॉस भी कराते हैं। एकल संकर में हम एक जोड़ा लेते हैं और आउट क्रॉस क्या है आपका, सॉरी बैक क्रॉस, कि जो F1 निकल के उसको जनक से हम क्रॉस कराते हैं। तो ये F1 में आया, हमने एक बार प्रभावी वाले से कराया और एक बार हमने अप्रभावी वाले से कराया। जब हम प्रभावी वाले से करा देते हैं वही हमारा आउट क्रॉस बन जाता है, जब हम अप्रभावी से कराते हैं वही हमारा परीक्षण क्रॉस बन जाता है। ओके है। अब यहाँ पे ये पॉइंट होने के बाद हमने बोला चलो द्विसंकरण भी करते हैं, और द्विसंकरण जब हमने किया अब हम वहां पे हमने दो जोड़ों को लिया, और जब दो जोड़ों को हम लोगों ने लिया बच्चा तो क्या निकल कर आया वहां पे कि वहां पर तो कोई अनुपात अब भी नहीं निकल कर आया, किसमें, आउट क्रॉस में। इसलिए अनुपात इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट द्विसंकर का जो अनुपात होता है वो अक्सर एग्जाम में यानी कि परीक्षण क्रॉस का वो पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने युग्मक लिए सेम आप यहाँ पे बनाइए, तो यही युग्मक आ जाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, देन आपका स्मॉल टी आर एंड स्मॉल टी स्मॉल आर। ठीक, लेकिन इस बार यहाँ पे तो भाई प्रभावी वाला था, बट परीक्षण क्रॉस में हमारे कौन से हैं, अप्रभावी हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। अब आप इसको क्या कराएंगे, क्रॉस करेंगे। अगर क्रॉस कर देखिए जैसा रेड वाले में दिख रहा है आपको सेम वैसे कराना है। वहां पे तो आपने क्या लिख दिया बेटा, वहां पर तो आपने प्रभावी वाले को लिखा है इस वाले को, लेकिन यहाँ पे हम इस अप्रभावी वाले को ही लिखेंगे। ठीक है, तो करा देते हैं फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए, हो गया। एंड देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला वापस, क्लियर दिख रहा है ना, टिकर तो नहीं आ रहा। ओके, देन आपका स्मॉल टी स्मॉल आर एंड स्मॉल टी स्मॉल, ये आ गया यहाँ पे। करा दो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों स्मॉल आर, यहाँ पे दोनों स्मॉल टी ए कैपिटल आर स्मॉल आर, दोनों स्मॉल टी और दोनों स्मॉल आर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो हर लक्षण अपने आप में एक अलग लक्षण है ना। एंड यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे रेशो क्या निकल कर आया है, 1:1 ये। ठीक है, क्लियर है। तो आपका क्या निकल कर आया, 1:1:1:1। तो ये कौन सा अनुपात है, ये है आपका फिनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप अनुपात हमें किसमें प्राप्त हुआ, परीक्षण क्रॉस में प्राप्त हुआ, है ना। अगर हम बात करें एकल संकरण की तो अनुपात निकल कर आया 1:1, जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं किसकी, इसी परीक्षण क्रॉस के द्विसंकर की, तो वहां पर क्या अनुपात निकला आपका 1:1:1। ठीक है, इसको फटाफट से आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है तेजी के साथ। जल्दी से आप इस वाले पॉइंट को भी नोट डाउन कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वापस बोल रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना, गलती से भी मत छोड़ लेना। ठीक है, क्लियर है। देन ये वाले पॉइंट एंड इस पे इंपॉर्टेंट कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन अक्सर बनता है। हो गया, क्लियर। चलो अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं कि जब F1 के संकर पौधे को समयुग्मजी अप्रभावी जनक से क्रॉस कराते हैं तो उसे हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कह देते हैं। इसे टेस्ट क्रॉस इसलिए कहा जाता है, इस प्रकार क्रॉस से पता चलता है कि संकर पौधे प्रभावी लक्षण विषम युग्मज स्थिति के चलते हैं या फिर समयुग्मजी के चलते। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे सह प्रभाविता। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, सह प्रभाविता। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जाता है बहुत आसान तरीके से। हाँ जी, जल्दी से नेक्स्ट हेडिंग यहां तक हो गया है, इसको आप लिख लेना डेफिनेशन को अपने, अगर मैं बात करूं कहां पे लिखनी है आपको, अपने उसमें कॉपी में कहीं पे भी जहां पे आप नोट्स बना रहे हैं वहां इसको लिख लीजिएगा। ओके, चलो
सह प्रभाविता की बात करते हैं। सह का मतलब क्या होता है, बताओ सह का मतलब क्या हो रहा है? हाँ जी भाई, इतने कम बच्चे कैसे, मुझे लग रहा है बच्चों को पढ़ना ही नहीं है आज, है ना। सह का मतलब क्या हो जाता है यार, आंसर दीजिए फटाफट से, क्या होता है सह का मतलब? विपिन सर की क्लास होगी फ्राइडे सैटरडे, होगी फिजिक्स की क्लास? चलो अच्छा, अब एक चीज बताओ, आप सबने एक ऐसा डॉगी देखा है कि जो ब्लैक और उस पे व्हाइट कलर की लाइंस होती हैं, देखा है? बताओ देखा है, हाँ या ना? बताइए, देखा है हाँ या ना? यूं समझ आ जाएगा तुम्हें, समझने की कोशिश करो, यूं समझ आ जाएगा। नैन पढ़ना है तो पढ़ लो, फालतू बकवास क्लास में करने की जरूरत नहीं है। देखा है तो अब ये सुनो, वो जो एग्जाम्पल है कि भाई वो जो एक ब्लैक डॉग था, ठीक है, वो जो ब्लैक डॉग था, और साथ ही साथ वहां पे मैं आपसे बात करूं कि भाई वो जो ब्लैक डॉग था और उस पे व्हाइट कलर की जो लाइंस थी, वो जो एग्जाम्पल था वो किसका था? वो सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला कि जो काला कुत्ता है, वो जो डॉगी है, उसमें आपका जो काला रंग है, मैंने बोला भाई वो जो है वो वो प्रभावी रंग है, जबकि जो काले के साथ साथ जो सफेद है वो भी प्रभावी है, हमने बोला भाई यहाँ पे, ठीक है। अब आपसे बात कर रहे हैं कि जब इनके मध्य क्रॉस कराया गया तो वहां पे हुआ क्या कि भाई वो जो आपका था डॉगी, उसमें क्या हुआ, उसमें सफेद और काला, यानी कि दोनों रंग आपको वहां पर दिखे, यानी कि दोनों धारियां दिखी वहां पे, कौन कौन सी? सफेद भी और काली भी। और इस तरीके के जो डॉग होते हैं उनको हम रोन कह देते हैं, क्लियर। तो ये उनकी क्या थी, F1। यहाँ पे सह प्रभाविता का मतलब क्या होता है कि जो दोनों प्रभावी हैं, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि जिसमें किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी या अप्रभावी जैसा ना हो, क्लियर है। तो भाई उसका अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, काले रंग की, तो वो कैसा था भाई, उसका प्रभावी लक्षण था, ठीक। जबकि नॉर्मली यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, सफेद की, तो भाई ये दो अलग अलग रंग थे आपस में, है ना। अब प्रभावी और अप्रभावी का ही सारा खेल हो जाता है यहाँ पे। तो ये जो है यानी कि जैसा ना हो, यानी कि किसी जीव के एलिल में, यानी कि जो भाई आपका कोई भी जीव, यानी कि जिसमें किसी जीव के एलिल के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी या अप्रभावी जैसा ना हो, बल्कि दोनों का प्रभाव F1 संकर पर पड़ता हो, जैसे जो हमने अभी एग्जांपल लिया है वो, ठीक है। जैसे एक प्रभावी काला, वहां पे आपका सफेद हो गया दूसरा रंग, तो अपोजिट हो गई दूसरे के, तो दोनों रंग दिखे, तो वहां पे किसी का यानी कि F1 पर एक साथ प्रभाव पड़ा है उसका, और यही आपकी जो स्थिति होती है, इस कंडीशन को हम कह देते हैं सह प्रभाविता, यानी कि कोडोमिनेंस, ठीक है। फटाफट से नोट डाउन, क्लास रोज नहीं चलती है भैया, ठीक है, क्लास रोज नहीं चलती है, क्लास आपकी बायोलॉजी के सिर्फ मंडे एंड ट्यूसडे चलती है, हो गया क्लियर? होता है ना, जब एक प्रभावी एक अप्रभावी को क्रॉस कराओ तो आपकी जो F1 निकल कर आती है वो अलग होती है। चलिए हो गया। तो यहाँ पे क्या नहीं हुआ है कि भाई यहाँ पे आपका प्रभावी या अप्रभावी जैसा नहीं था, बल्कि दोनों का प्रभाव किस पर पड़ा है, F1 संकरों पर पड़ता है। डेफिनेशन लिख लो सह प्रभाविता की, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, क्लियर है? क्लियर। तो अगर हम देखा काला आपका वहां पे प्रभावी हो जाता है, सफेद अप्रभावी, तो भाई दोनों का लक्षण हमें वहां पे दिखा। और जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं, वो दोनों ही दिख रहे हैं। हमने नहीं बोला भाई वो जो डॉगी था वो पूरा काला हुआ, हमने नहीं बोला भाई जो वो डॉग था वो पूरा व्हाइट था, नहीं, वहां पे दोनों ही हमें दिखाई दे। वहां पे प्रभावी का भी यानी कि जो काला रंग था, और अप्रभावी यानी कि जो सफेद था, वो दोनों की जो जीन थी किसमें, वो जो F1 पीढ़ी थी, हमने बोला एक प्रभावी एक अप्रभावी, काला प्रभावी सफेद अप्रभावी,
तो प्रभावी और अप्रभावी, लाइन सुन लो ध्यान से, एग्जाम में यही लिख कर आना है कि ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, है ना, एक बार समझ लो कि जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलिल स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति यानी अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सप्रभाविता। यानी कि भाई F1 पीढ़ी जो निकल कर आई है वहां पर प्रभावी और अप्रभावी जीनों की बराबर की अभिव्यक्ति होती है, जितना अप्रभावी है उतना ही प्रभावी होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। चलो अब इसको डेफिनेशन को एक बार और देख लो। अब मुझे फटाफट से एक चीज बताओ, आप सब ने सुना होगा किसके बारे में, ब्लड के बारे में सुना हुआ है। उदाहरण लेते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक? फिर से समझाऊं, पॉइंट बताओ, क्या पॉइंट बताना है शिवम? जब आप बोलते हैं ना मैम रिपीट, ये वाला पॉइंट काफी बच्चों को क्लियर है, एक दो बच्चे बोल रहे हैं रिपीट, तो बताइए करिए मैम उस पॉइंट पे, बिकॉज पूरा एक्सप्लेन वापस रिपीट करना पॉसिबल नहीं होता है, एंड उसका मतलब ये होता है कि आपने सुना ही नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो एक पॉइंट पे होगा कि यहाँ तक तो समझ आया, बट मैम यहाँ पे ये लाइन समझ नहीं आई। देखो प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है, सिंपल शब्दों में जान लो कि यहाँ पे सहप्रभाविता क्या है। मैंने बोला एक डॉग था जो काला था और उस पर सफेद रंग की धारियां थी। अब वहां काला रंग भी है, वहां सफेद रंग भी है, यानी कि भाई वहां पे प्रभावी और अप्रभावी दोनों की अभिव्यक्ति है, किसी एक की नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए एक और एग्जाम्पल, रक्त समूह, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रक्त समूह बताइए। अच्छा, रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, मैं आपसे पूछती हूँ, बताओ। क्लियर? बस यही तो चाहिए। हाँ जी, 4 टाइप, मुझे पता था यही आंसर मिलना है आप लोगों का। मुझे पता था यही मिलेगा, 4 प्रकार का, है ना। आपको ये लग रहा होगा मैम ने पूछा रक्त समूह कितने प्रकार, आपने बोला मैम 4 प्रकार का, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। अब सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पता लगने वाला आप लोगों को, एंड आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुने। रक्त समूह जो होता है बेटा, ये आपका 2 प्रकार का होता है। अब बोलेंगे मैम कैसे, हमने 4 प्रकार का पढ़ा है, ए बी ओ, है ना। ध्यान से सुनना, 6, वाह, एक अलग ही नया बालक, 6 कैसे हो जाएगा? मैंने बोला सहप्रभाविता का एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्लड समूह का, है ना, रक्त समूह वाला। तो क्या होता है, 2 प्रकार से हो जाता है। मैंने बोला कौन कौन सा, 2 प्रकार का, बच्चे बोल रहे हैं हम 4, मुझे पता था 4 ही बोलने वाले, जबकि जो कि गलत है। तो ये आपको अपना पॉइंट ठीक करना है, बहुत ध्यान से सुने। एक हो जाता है पॉजिटिव नेगेटिव, एक अलग चीज है, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर जो आपका रक्त समूह होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ABO रक्त समूह, ठीक है, एंड एक होता है आपका कौन सा, RH रक्त समूह। ओके है, क्या हो जाता है, एक हो जाता है, ओ तेरी कल ही बोल रहे, ओ तेरी गलती हो गई, चलो, एक हो जाता है ABO रक्त समूह, एक होता है RH रक्त समूह। याद रखना कि लैंडस्टीनर थे जिन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है, ABO रक्त समूह की। अब ये होते हैं बेटा 4 प्रकार से, याद रखना, ठीक है। तो रक्त समूह की अगर मैं बात कर रही हूं तो आप हमेशा यही बोलेंगे कि रक्त समूह 2 प्रकार के ही होते हैं, ABO रक्त समूह और RH रक्त समूह। ABO रक्त समूह होते हैं आपके 4 तरीके से, कौन कौन सा, A, आपका B, ठीक है, AB, O, ठीक है, वैसे इसको 0 कहा जाता है नॉर्मली, और AB जो है आपका सहप्रभाविता का ही एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है, क्लियर है? अब याद रहेगा, बहुत सही। चलो, अब RH क्या है मैम, आपने देखा होगा कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो आपके ये हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से एक बार जल्दी से।
जल्दी से नोट डाउन करो। जल्दी, हो गया? रिपीट करें। एग्जाम्पल हमने बोला सह प्रभावित, एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एंड वो यहां पर आपका हो जाता है कौन सा वाला, आपका रक्त समूह वाला। रक्त समूह वाला कैसे कि भाई यहां पर आपका हमने बोला ये तो दो तरीके से है, जैसे आपका एबीओ रक्त समूह आ जाता है एंड आपका एक आरएच। एबीओ रक्त समूह होता है चार तरीके से, ए बी और ओ, इसको नॉर्मली जीरो भी कह देते हैं। एंड आरएच रक्त समूह होता है पॉजिटिव नेगेटिव, बोलते हैं ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ऐसे वाला। ठीक है, चलो अब याद रखना कि यहाँ पे एबीओ, इस चार्ट पर अभी आएंगे, एबीओ रक्त समूह जो होता है, ठीक है, कौन सा, एबीओ रक्त समूह जो होता है, ठीक है, एक जीन यहाँ पर ने देखा है कि हमारी बॉडी, मैंने बोला भाई किसी की हाइट बहुत लंबी है, कोई बहुत ज्यादा गोरा है, कोई बहुत ज्यादा काला है, यानी कि हमारे शरीर में अगर मैं बात करूं लक्षणों को निर्धारित कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, जीन ही तो करती हैं, करती है नहीं करती है, बताओ, करती है ना, तो बस वही, तो यानी कि यहाँ पर भी तो कुछ जीन होंगी जो इन लक्षणों को निर्धारित कर रही हैं, तो यहाँ पर आपकी पाई जाती है कौन सी, आई जीन। अब आप सोचेंगे मैम ये आई क्या होता है ना, तो याद रखना एबीओ रक्त समूह जो होता है इसको कौन निर्धारित करता है, आई जीन निर्धारित करता है। क्लियर है यहाँ पे? रंजीत अभी क्या चल रहा है बच्चे? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। समझ आया? हमने बोला कि हमारे शरीर में जो लक्षणों को निर्धारित कर रहे हैं वो कौन करती हैं, जीन करती हैं। तो यहाँ पर भी इस रक्त समूह को, ये भी तो एक प्रकार का लक्षण ही होगा, कोई ना कोई तो उसको निर्धारित कर रहा होगा, कोई जीन तो होगी, है ना, तो वो कौन सी जीन हो जाती है, यानी कि भाई एबीओ रक्त समूह जो होता है इसको कौन, आई जीन निर्धारित करता है। और आई जीन क्या है, ये आई का पूरा नाम क्या होता है, तो आइसोग्लूटेनिन। इसको नोट डाउन कर लो। 10th वाले बच्चे 10th में आगे मिलेंगे, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये क्लास 12th की है। जब 10th में आपके चैनल पर आऊंगी 10th HM पे, वहाँ पे जो भी चीजें हैं वो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे कोई क्लास 10th का बच्चा कुछ भी डिस्कस नहीं करेगा, ठीक है, ओके है, चलिए ठीक। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक जीन के क्या होते हैं, एक जीन के दो रूप होते हैं, इसलिए बोलती हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखा करो, वरना नहीं देखोगे तो सर के ऊपर से चीजें जाती हैं। तो एक जीन के कितने, दो रूप होते हैं, ओके। अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूं तो आई जीन के कितने, तो याद रखना कि जो आई जीन होती है इसके 3 रूप होते हैं। किसके, आई जीन के 3 रूप होते हैं, कौन कौन से, आई ए, आई बी और I0, या नॉर्मल इसको कोई IO कह देता है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर यहाँ पे, फटाफट से नोट डाउन जल्दी से, फिर एक चीज पूछने वाली हूँ, क्वेश्चन आने वाला है, हो गया। चलो अभी इस चार्ट पे भी हम लोग आएंगे, ठीक है, आपको क्लियर करेंगे क्या है ये चार्ट भाई। चलो जल्दी से, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ भाई, मैंने बोला कि एबीओ रक्त समूह जो है इसको आई जीन निर्धारित कर रहा है, आई हो गया आइसोग्लूटेनिन जीन, और एक जीन के 2 रूप होते हैं, लेकिन जो हमारा आई जीन है इसके 3 रूप हैं, मैंने बोला आई ए, आई बी एंड I0, ठीक। अब ध्यान से एक पॉइंट सुनो, इसी को हम क्या कह देते हैं, बहुयुग्म विकल्पी। यानी कि जब क्या होते हैं, एक जीन के बहुत सारे क्या हो जाते हैं, रूप हो जाते हैं, तो वही आपका यानी कि मल्टीपल एलील, ठीक है, यहाँ पे चीज क्लियर हो गई। अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है, एक डीएनए होता है, अब तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी बहुत सिंपल तरीके से। डीएनए होता है, डीएनए का छोटा सा भाग क्या कहलाया जाता है, मैंने बोला एक छोटा सा पार्ट है डीएनए का, वो क्या कहलाया जाएगा बताइए, यही बहुयुग्म विकल्पी हो जाता है। हाँ जी, डीएनए का छोटा पार्ट जो होता है वो क्या कहलाया जाता है बच्चा,
बताइए, पढ़ाया भी है। वेरी गुड खुशी। निकेतन नाम है, निकेतन, ओके। तो निकेतन एंड खुशी ने मुझे आंसर दिया है, बिल्कुल। क्या हो जाता है आपका, डीएनए का छोटा सा पार्ट होता है जीन। ठीक है, जीन से क्या बनता है, बेसिक चीज पूछ रही हूँ, जीन से क्या बनेगा, अब जीन से क्या बनेगा बताइए। बोलो, डीएनए। अच्छा, डीएनए का छोटा सा पार्ट ही तो जीन है। अभी किसको बनाएगा आगे चल के, अभी तक सही आंसर नहीं मिला किसी बच्चे से, कैसे हो गया ये? नाइट्रोजन बेसिस कहां से आ गया भैया यहाँ पे अभी? अभी भी आंसर नहीं मिला है। चलो, तो आपने एक चीज पढ़ी है, एक तो पॉइंट पढ़ा है। हाँ, तो मिलके बड़ा बन गया, वाह। चलो देखो ध्यान, प्रोटीन अभी कहां से आ गया, तो याद रखिएगा जीएनए से, अब जीन से अब यहां बनेगा आपका आरएनए, और ये प्रोसेस क्या कहलाया जाता है आपका यहाँ पे, अनुलेखन। ठीक, अब आरएनए से क्या बनेगा आगे चल के, प्रोटीन। ये आपका क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे बताओ, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको तो हमने अनुलेखन बोला है ना। यहाँ पे क्या आ जाता है, अनुवादन। इसको लिख लो कहीं पे अगर नहीं पता तो, ठीक है। और प्रोटीन्स आगे चल के भाई कहीं ना कहीं हार्मोन्स को भी बनाएंगी, कहीं ना कहीं ये आपके एंजाइम्स को भी बनाएंगी, कहीं ना कहीं ये प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी को भी बनाएंगी। एंटीबायोटिक एंड एंटीबॉडी दो अलग चीजें हैं, समझ आना चाहिए, ओके। एंड कहीं ना कहीं ये प्रतिजन को भी बनाएंगी। क्लियर हुआ, समझ आया? वापस से डीएनए था, डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या होता है, जीन होता है। डीएनए बना ही, यानी कि जीन क्या है, डीएनए का छोटा सा पार्ट ही तो जीन होता है। यहाँ पे क्या बना, आरएनए बना, यानी कि ये प्रोसेस अनुलेखन हुआ, आरएनए से प्रोटीन, ये आपका अनुवादन हो गया। एंड आपका प्रोटीन जो है, प्रोटीन हम कहीं ना कहीं जाके हार्मोन्स को भी बना रही है, वो एंजाइम्स को भी बना रही है, वो आपकी एंटीबॉडी को भी बना रही है, यानी कि प्रतिरक्षी को और प्रतिजन को भी। अब मैंने आपसे पूछा, ये जो IA है इसमें प्रतिजन क्या हो गया आपका, A प्रतिजन हुआ। IB जो है इसमें कौन सा प्रतिजन हुआ आपका, इसमें आपका B प्रतिजन हो गया। ठीक, I0 जो है ये, ठीक है, इसमें कौन सा हुआ आपका, 0 प्रतिजन हो गया। सिंपल। तो ये जो चार्ट आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ध्यान से देखो, इसमें बताया गया है कि यहाँ पे किस तरीके से कौन से वाले जो भाई जीन है आपके, यानी किसमें कौन सा प्रतिजन मिलेगा, कौन सा क्या मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? अब सोचो कि जो हमारे फॉर एग्जांपल ये जो यहाँ पे पॉइंट बोला गया है, मैंने बोला अगर किसी में आपका यानी कि ए ब्लड, आपका ए ब्लड ग्रुप है ना। अब जो आरबीसी है, ठीक है, आरबीसी जो है, मैंने बोला ये आरबीसी है, क्या मिल रहा है, ए वाला मिल रहा है, यानी कि इस पे प्रतिजन कौन सी मिलेगी, ए प्रतिजन मिलेगी। ठीक, कौन सी वाली प्रतिजन मिल रही है, ए प्रतिजन मिल रही है इसमें। क्लियर? तो इसमें जीनोटाइप क्या होगा, कोई अलग थोड़ी ना है, IA ही तो होगा। कौन सा होगा आपका, IAA, यानी कि अगर आपका क्या है भाई, आपका ब्लड ग्रुप आपने बोला A है, तो वहां पे जो प्रतिजन I है, ठीक है, क्या होगा, A ही तो होगा। और वहीं पे उसी में जो प्रतिजन आपका A वहां पर मिल रहा है, तो उसमें जो जीनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा आपका IAA हो जाएगा। सिंपल, क्लियर? और प्रतिरक्षी कौन सी मिलेगी, आप वहां पे प्रतिरक्षी ए मिलेगी नहीं, अब वहां पे जो प्रतिरक्षी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, प्रतिरक्षी आपको यहाँ पर मिलेगी बी वाली, ए वाली नहीं मिलेगी, सेम नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको याद रखना कि अगर आपका प्रतिजन ए है तो प्रतिरक्षी कौन सी मिल रही है, बी मिल रही है। मैंने बोला अब बी ब्लड ग्रुप है, तो वो जो आरबीसी है उसमें कौन सी प्रतिजन है आपकी, बी वाली हो गई। ठीक है, कौन सी वाली हो गई, बी वाली हो गई वहां पे। क्लियर? और वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं, अब यहाँ पे दो तरीके से चीजें हो सकती हैं, सुन लेना ध्यान से, IA और यहीं पे आपकी क्या, यानी कि भाई IA और I0,
अगर मैं लिख रही हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पॉइंट बोला गया इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ यहाँ पे, इस वाले में, बी वाले में, यहाँ पे क्या जीनोटाइप बन रहा है आपका, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि IB और IB I0। ये कैसे, ध्यान से सुनो बिल्कुल कैसे, कि भाई अगर फॉर एग्जांपल एक पेरेंट है और उस पेरेंट में आपका यहाँ पे पेरेंट्स और जो मदर है उनका बताया गया कि भाई अगर एक पेरेंट में ये है, दूसरे में ये मिल रहा है, ठीक है, ओ वाला, तो क्या कंडीशन यहाँ पे आपकी बन सकती है। तो भाई अगर ए वाले हैं दोनों तो IA बन जाएगा, अगर एक का ए है आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, ए बन जाता है, एक का ये, तो आपका ये वाला कंडीशन हो जाता है, यानी कि अलग अलग कंडीशंस को यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो चार्ट है आपका यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जनक 1 से जो एलील है और जनक 2 से जो आपके एलील होते हैं, संतति का जीनोटाइप और रुधिर वर्ग क्या हो जाता है, ए। तो ब्लड ग्रुप अगर यहाँ पे ए था आपका, तो क्या बन रहा है आपका जीनोटाइप IA और IA बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करें यहाँ पे किसकी, भाई ए वाले की ही, कि भाई आई क्या है, स्मॉल आई, यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, अप्रभावी को वो दर्शा रहा है। इस तरीके से आपका मिलता है, जबकि याद रखना कि जो AB होते हैं, AB वाले में आपका कोई प्रतिरक्षी वहां पे नहीं मिलता। इस चार्ट को ध्यान रखना अपनी कॉपी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को, जो मैंने पॉइंट्स में बताए हैं, इनको प्लीज नोट डाउन करके लिख लेना अच्छे से। क्लियर है यहाँ पे ये पॉइंट, क्लियर, नोट डाउन है, साथ साथ इस वाले को जरूर नोट डाउन कर लेना। चलो, अब यहीं पे आपका पॉइंट आ जाता है क्या, हाँ जी, 1 घंटा बीत चुका है, 1 घंटा भी बाकी है, तो ध्यान से समझना पड़ेगा। अब 2 पॉइंट आते हैं, एक आता है सहलग्नता और आपका पुनर्योजन। ये 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों पॉइंटों को अब हमें देखना है, ठीक है। ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे से हैं, फटाफट से देख के हम इसको चल रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी देख के चलेंगे बिकॉज इतना टाइम नहीं है आपके पास। नॉर्मली आपसे बोला जाता है कि प्लीज स्टार्टिंग से पढ़ें, आप मार्च फैब से पढ़ना स्टार्ट कर दें अगर आपकी क्लास 11th के एग्जाम हो गए, बिकॉज 12th का कोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लास्ट टाइम तक आते आते आप उसको कवर नहीं कर पाते हैं, है ना। एंड आपको अगर कवर करनी होती हैं चीजें तो बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होता है। तो अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम एक ही टॉपिक पे एक क्लास लें, तो हम एक 1 शॉट के फॉर्म में चलते हैं कि भाई सारी चीजें हमारी जल्दी से रिवाइज हो जाएं एटलीस्ट, है ना, ताकि जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ ले और जिसने पढ़ा है उसका तो रिवीजन हो ही जाए। क्लियर, क्लियर। यहाँ पे सहलग्नता को हम इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, लिंकेज कह देते हैं, एंड पुनर्योजन जो होता है इसको हम रिकॉम्बिनेशन कह देते हैं, ठीक। तो लिंग सहलग्न जो होते हैं, यानी कि इन जीनों के अध्ययन के लिए जो मॉर्गन थे, उन्होंने किसमें, जो ड्रोसोफिला होता है उसमें कई द्विसंकर क्रॉस किए थे, ठीक है। और यानी कि ये जो क्रॉस थे, अगर मैं बात करूं, ये मेंडल ने जो मटर के पौधे पर किए थे उस क्रॉसों के जैसे ही थे। बहुत सिंपल सी लाइन सुनना, बहुत सिंपल से समझा देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या, कि भाई जो मॉर्गन थे उन्होंने पीले शरीर और एक श्वेत, यानी कि जो एक सफेद जो आंखों वाले, यानी कि कौन कौन से भाई, एक पीले शरीर और एक सफेद आंखों वाली मक्खियां जो हैं उनके संकरण, यानी कि किससे करवाया, यानी कि भाई वो जो वाली जो मक्खियां उनका संकरण भूरे शरीर से, और क्योंकि हम किसकी बात करें, द्विसंकर की, और द्विसंकर में तो 2 जोड़े लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला कि भाई पीला शरीर है और कैसी, उनकी सफेद आंखें हैं, जबकि एक दूसरा जो है उसका भूरा शरीर है और लाल आंखें हैं। तो जब उनके यानी कि उन वाली मक्खियों का आपस में संकरण कराया, तो F1 की संततियों में आपस में वहां पे क्या कराया, क्रॉस कराया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो 2 जीन थे, है ना, एक अलग था। द्विसंकर में होता क्या, द्विसंकर में यही तो होता है कि एक आपके पास अलग जोड़ा है, एक आपके पास अलग जोड़ा, यानी कि टोटल आप 2 जोड़े को लेते हैं। तो यहाँ पे किस किसको लिया गया, पीला शरीर और सफेद आंखों वाला, एक का भूरा शरीर और किसको लिया गया, लाल आंखों वाला। तो जब कराया तो F1 में उन्होंने क्या देखा, उन्होंने यही देखा कि यानी कि जो 2 जीनी जोड़ी थे वो एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित नहीं हुए। क्लियर है, क्या नहीं हुए, स्वतंत्र वियोजित नहीं हुए। और जो रेशो आपका F किस में, द्विसंकर क्रॉस में निकल कर आता है ना, F2 में 9:3:3:1, ये जो अनुपात था वो इससे यानी कि इस अंश से काफी भिन्न था, ठीक है। यानी कि मॉर्गन थे उन्होंने इसका कारण क्या दिया कि भाई 2 जीन का भौतिक संयोग
या जुड़ा होना क्या हो जाता है कि भाई उन्होंने बताया कि मॉर्गन ने बोला कि ये जो घटना है, इस घटना को उन्होंने क्या बोला कि यही आपकी सहलग्नता हो जाती है। यानी कि मॉर्गन जो थे, वो जो साइंटिस्ट थे, मॉर्गन ने इसका कारण क्या बोल दिया कि भाई जो दो जीव हैं, ठीक है, तो मॉर्गन ने यही बोला कि जो दो जीनों का जो भौतिक संयोग, या आप कह सकते हैं संयोग का मतलब जुड़ा रहना, क्लियर है, क्लियर है, वो जो जुड़े हैं आपस में, यानी कि जुड़ा होना बताया और बोला कि इसी घटना को मॉर्गन ने सहलग्नता वहां पे शब्द दे दिया गया था, ठीक है। और अजनकीय जो जीन होते हैं, उनके जो संयोजन होते हैं, उनसे उत्पादन को उन्होंने क्या बोल दिया था, पुनर्योजन उन्होंने कह दिया था। बस ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, इनको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप ये डाल के यहाँ पे लिख ले। क्लियर है, क्लियर है? चलो, ये सारी चीजें क्लियर होती चल रही हैं, बिल्कुल साथ साथ आगे आ जाओ। अब आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि लिंग निर्धारण, यानी कि अब चैप्टर कंप्लीट होने की कगार पर आ रहा है धीरे धीरे। लिंग निर्धारण, रेडी? यहां तक चीजें क्लियर? बताइए। बिल्कुल ठीक है। देखो, लिंग निर्धारण में क्या होता है, सबसे पहली चीज यहाँ पे लिंग निर्धारण का मतलब, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या हो जाता है, हम मानव में इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वही है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कुछ पॉइंट्स आते हैं, जो यहाँ पे सारा खेल किसका होता है, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो सिंपल तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। गुणसूत्र की बात करते हैं। क्या होते हैं गुणसूत्र, बताओ कि गुणसूत्र की अगर मैं बात कर रही हूँ क्या होते हैं। चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बताइए, जल्दी जल्दी ना करो यार क्लास में। अगर इतनी जल्दी थी तो बेटा मार्च से पढ़ना था, है ना, एंड तसल्ली से टॉपिक को डिटेल में पढ़ना था। अब इतना टाइम नहीं कि मैं एक टॉपिक पे आपका 1 घंटा लगा के चलूं। हाँ जी, क्या होते हैं क्रोमोसोम, सिंपल शब्दों में बताओ क्या है, एक सिंपल शब्दों में बताए। इन्हीं में डीएनए होता है, ठीक है, 2 डीएनए मिलकर एक गुणसूत्र, ओके। और तो कंडीशन क्या होती है एक्चुअली कि आपका ये डीएनए है, मैंने बोला ये जो डीएनए होता है, जब न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, तो जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक में, एक्चुअली कंडीशन क्या होती है, गुणसूत्र बनते कैसे हैं, सबसे पहली चीज है ना। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ पॉइंट आपकी बुक में दिए हुए हैं, बट उनको हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज वो एक्स्ट्रा ही है एंड उसको अभी पढ़ने का टाइम भी नहीं है। बट हमारा मानव में जो लिंग का निर्धारण होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको पढ़ेंगे, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रक की बात करती हूँ आपसे, ठीक है। केंद्रक में क्या मिलते हैं, क्रोमेटिन धागे मिलते हैं। ये क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, क्रोमेटिन धागे, ओके। ये क्रोमेटिन धागे कोई नई चीज होती है, बताओ। ये क्रोमेटिन धागे मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोई नई चीज है क्या? हाँ जी, ये क्रोमेटिन धागे बेटा कोई नई चीज है? हाँ या ना में जवाब दें जल्दी से। जल्दी से बताइए। कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है, नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ध्यान से सुनना कि ये क्रोमेटिन धागे कोई नई चीज नहीं होती है। हम क्यों बोलते हैं कि आनुवांशिक पदार्थ जो होता है हमारा केंद्रक में होता है, क्योंकि ये क्रोमेटिन धागे जो होते हैं एक्चुअल में ये डीएनए ही होते हैं, है ना। तो जब तक कोशिका विभाजन नहीं करती है, जब कोशिका ने विभाजन नहीं किया है बच्चे, तो उससे पहले डीएनए जो होता है वो क्रोमेटिन धागों के रूप में केंद्रक में पड़ा होता है। अब हुआ क्या, अब हुआ यहाँ पे सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन, ठीक है। क्या हुआ, कोशिका विभाजन हुआ। और जब कोशिका विभाजन हुआ तो यहां पे, है ना, यहां पर ये जो एक धागे के रूप में दिख रहा था, ये जो डीएनए था, अब ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेता है। कैसे बना लेता है, बहुत ध्यान से देखें।
इस तरीके से, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब क्या मैं इसको ये शेप दे सकती हूँ भाई? बिल्कुल दे सकती हूँ। ठीक, गुणसूत्र में क्या है, कोई नई चीज थोड़ी ना, डीएनए ही तो है। तो ये क्या बनते हैं आपके, इस तरीके से बनते हैं गुणसूत्र। और अगर हम बात करें मनुष्य की एक कोशिका में कितने, 46 गुणसूत्र की हम यहाँ पे बात करते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं जोड़े की, यानी कि 23 जोड़े। ठीक है, मैं वापस बोल रही हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको मानव में लिंग का निर्धारण करा रही हूँ क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य की एक कोशिका में 46 गुणसूत्र आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो अगर वो जोड़े में पूछते हैं कितने हो जाते हैं, 23 जोड़ी। अब जो ये 23 जोड़ी होते हैं गुणसूत्र, ध्यान से सुनना, ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं बेटा, इसमें से जो 22 जोड़ी होते हैं, ठीक है, कौन से, ये जो 22 जोड़ी है। अब ये 22 जोड़ी जो है बेटा, ये नर जो होते हैं उसमें भी समान है। मैंने बोला जो मादा है उसमें भी समान है। सारा खेल किसका है, वो 23वें जोड़े का, वो जो 23वां जोड़ा है। और याद रखना, ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं बेटा, इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं ऑटोसोम्स। ठीक है, क्या कह देते हैं इनको हम, ऑटोसोम्स कह देते हैं। जबकि जो 23वां जोड़ा होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? ठीक, अब ये जो 22 जोड़ी होते हैं, जो ऑटोसोम्स होते हैं, याद रखना ये नर में भी समान है, नर और मादा दोनों में समान होते हैं। जबकि जो मैंने बेटा यहाँ पे 23वें जोड़े की बात करी है, इसको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो होता है, ये नर में अलग होता है और मादा में अलग, यानी कि नर और मादा में अलग अलग। ठीक है, नर और मादा में अलग अलग, सिंपल। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो, देन इसमें आगे बढ़ते हैं फटाफट से। और इतना सब तुम्हें एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना होगा। मैं वापस बोल रही हूं, ये सब एग्जाम में लिखकर आना होगा। अब ध्यान से सुनो, नर और मादा में अलग अलग कैसे? हमने बोला भाई जो 22 जोड़ी जो है वो नर और मादा दोनों में समान थे। ठीक है, क्लियर? अब मादा में जो 23वां गुणसूत्र होता है वो तो एक समान होगा, लेकिन जो नर होता है, याद रखना, नर में जो गुणसूत्र होगा, याद रखना 23वां अलग है। अभी भी 22 जोड़ी मेल एंड फीमेल दोनों में सेम है, जबकि जो 23वां गुणसूत्र होता है ना, कौन सा, जो 23वां गुणसूत्र होता है, ये लिंग गुणसूत्र होता है, ये नर में अलग होता है, मादा में अलग होता है। अब अगर मैं मादा की बात कर रही हूँ, मादा में जो वो 23वां गुणसूत्र है वो एक समान है, लेकिन नर में ये गुणसूत्र अलग होता है। पॉइंट समझ आया कहना क्या चाहते हैं? यानी कि नर में 23वां जोड़ा जो है, अब जोड़ा मतलब एक जोड़े में कितने, 2, यानी कि एक कैसा है, एक तो वहां पे लंबा हो जाता है और एक कैसा, एक आपका छोटा हो जाता है। लंबा जो होता है नर में गुणसूत्र वो होता है X, और छोटा वाला जो होता है वो होता है आपका Y। इस पॉइंट को याद रखना। क्यों? क्योंकि मादा में जो 23वां जोड़ा मिल रहा है वो तो X और X मिलता है, और X और X मिल रहा है, यानी कि जो मादा है उनमें वो जो बेटा दोनों जो क्रोमोसोम है वो दोनों कैसे हैं? मैंने बोला 23वां गुण, मैंने कहा 22 जोड़ी सेम है, लेकिन जो 23वां है वो नर में अलग है, मादा में अलग है। और 23वां जो जोड़ा है उसके दोनों जो गुणसूत्र है वो मादा में तो एक समान है, लेकिन नर में 23वां जोड़ा जो है उसमें एक जोड़े में 2, उसमें भी एक लंबा है और एक छोटा हो जाता है। और यही जो नर के जो ये X और Y होते हैं, यानी कि यही निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। यानी कि लड़का या लड़की का होना किस पे डिपेंड करता है? लड़का या लड़की का होना डिपेंड करता है किस पे? नर के गुणसूत्र पे, ना कि मादा के गुणसूत्र पे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? अब इस डायग्राम को देखो ध्यान से। तो यहाँ पे लिंग निर्धारण बताया गया है कि किस तरीके से हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, क्या याद रखनी है आपको पॉइंट, कि भाई यहाँ पे जो मादा होती है उसके 23वें जो गुणसूत्र हैं, क्लियर, वो अलग अलग, यानी कि भाई वैसे तो अलग थे नर और मादा में, लेकिन 23वां जो है
वो किसमें, मादा में एक समान था, जबकि जो आपका नर है उसमें एक लंबा था एक छोटा था। अब यहाँ पे जब निषेचन होता है, निषेचन क्या होता है बेटा, निषेचन होता है नर और मादा युग्मक का मिलना, इनके बाद ही क्या बनता है आपका जाइगोट बनता है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद क्या बनता है, जब जाइगोट, यानी कि निषेचन के समय अंडाणु से अगर किसका, यानी कि अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलेगा तो बना युग्मनज कैसा हो जाएगा भाई, बना युग्मनज आपका XX वाली कंडीशन में होगा। और जब XX वाली वहां पे जो कंडीशन होती है, जब ये वाली कंडीशन होती है, तो उस स्थिति में क्या होती है, जो संतान होती है वो मादा होती है। क्लियर है, क्या होती है, मादा होती है। और यदि किसी अंडाणु में जो मेल का जो Y वाला जो क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर वो मिल जाता है, यानी कि कंडीशन क्या बन गई, XY वाली कंडीशन बन गई, तो वहां पे जो संतान होगी वो कैसी होगी, वो होगी नर वाली संतान। पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर है, क्लियर यहां पे ये पॉइंट, जल्दी से पॉइंट क्लियर है। हो गया क्लियर। तो लिंग निर्धारण हमने पढ़ा है सिर्फ क्या, मानव में लिंग का निर्धारण, जो कि आप अच्छे से करके जाएंगे एंड इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है, लॉन्ग में तो ये नहीं आएगा। ओके है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। आगे आ जाता है आपका क्या, उत्परिवर्तन। क्या टॉपिक आ जाता है अब आपका, उत्परिवर्तन आ जाता है। उत्परिवर्तन अगर मैं सिंपल शब्दों में आपसे पूछूं ये क्या होता है, तो आप मुझे क्या एक्सप्लेन करेंगे बताइए। उत्परिवर्तन बताइए, सिंपल सा क्या है, बोलो। एक सिंपल लाइन में मैंने पूछा है, मुझे सिंपल लाइन में बोलना है आपको, कोई नई चीज नहीं बतानी है। मैंने पूछा एक सिंपल लाइन में मुझे बताइए मैम उत्परिवर्तन ये होता है, एक लाइन और इसका आपका पूरा का पूरा इसका कहानी खत्म। जल्दी से, बताइए। ठीक है, और बताओ, सभी बताओ लाइन से। वेरी गुड, चलिए अब ध्यान से सुने। उत्परिवर्तन जिसको हम इंग्लिश में म्यूटेशन कह देते हैं, सिंपल सा, जब जीन में अचानक से परिवर्तन आते हैं। क्या वर्ड, जब जीन में, यानी कि जो जीन होती हैं, जब जीन में आपके अचानक से जो परिवर्तन होते हैं वो आ जाते हैं, तो वो आपका कहलाया जाता है उत्परिवर्तन। यानी कि उत्परिवर्तन एक तरीके से है क्या, आखिर ये म्यूटेशन क्या हो जाता है, तो जीन किसका भाग है, छोटा सा डीएनए का। अब सोचो कि एक सीक्वेंस है, मैंने बोला 1 2 3 4, ये एक सीक्वेंस है। अब मैंने क्या किया, इसी सीक्वेंस, यानी कि ये मान लो आप क्लास में बैठे हो, आपका डेली बैठने का एक तरीका है, आप किसी के साथ बैठते हो, आपके पीछे वाली सीट पे कोई एक इंसान बैठता है, उसके साथ कोई और, यानी कि एक पैटर्न फिक्स है आपकी क्लास में। यानी कि आप एक क्लासरूम में बैठे हो और आप यहाँ बैठे हो, आपके साथ एक इंसान यहाँ पे बैठा है जो रोज बैठता है, एक भी बंदा यहाँ है उसके साथ है, यानी कि ये पैटर्न रोज का है कि जो जिसके साथ बैठता है वो वहीं बैठा है। अब किसी दिन मैंने ये पैटर्न चेंज कर दिया, मैंने इधर के कुछ को आगे पीछे कर दिया या फिर इधर के, तो कुछ चेंजेस हुआ, बदलाव हुए वहां पे। यानी कि हम कह सकते हैं उत्परिवर्तन अचानक से किसमें, जीन में जो परिवर्तन आए हैं। और जीन किसका भाग है, डीएनए, यानी कि डीएनए का भी एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है। आपने पढ़े नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं डीएनए में, ATGC, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो आपका यहाँ पे हम बात करें उत्परिवर्तन की, तो ये क्रिया क्या हो जाती है, यानी कि वो क्रिया जिसमें जो डीएनए होता है, यानी कि किसमें, डीएनए के अनुक्रम में, किसमें, डीएनए का जो एक सीक्वेंस है, यानी कि जो डीएनए है उसका ये जो अनुक्रम है, जब इसमें क्या आ जाता है, बदलाव आ जाते हैं, जिससे आप सोचो सीक्वेंस से बदलाव आ गया, क्या वहां पे जीनोटाइप और फिनोटाइप में परिवर्तन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, वहां पे भी इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और याद रखना कि ये जो उत्परिवर्तन है, ठीक है, यानी कि ये जो शब्द है, सबसे पहले इसको अगर हम बात करें कौन से साइंटिस्ट ने, तो ये ह्यूगो डी व्रेज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ही दिया था। क्लियर है, क्लियर है,
ठीक। और उत्परिवर्तित सबसे छोटी इकाई क्या कहलाई जाती है? न्यूटन कहलाई जाती है। अब याद रखना कि उत्परिवर्तन जो होता है ये दो तरीके से हो जाता है, महत्व को अभी पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जान लो ये दो तरीके से हो जाता है। पहला हो जाता है गुणसूत्रीय परिवर्तन, गुणसूत्रीय नाम से समझ आ गया होगा कि गुणसूत्रों की संरचना या फिर हम कह सकते हैं उनके नंबर्स के परिवर्तन के आधार पर, यानी कि जो आपका परिवर्तन पैदा हो जाता है वो कैसा हो जाता है? उत्परिवर्तन गुणसूत्रीय हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से हो जाता है, संख्यात्मक हो गया, संरचनात्मक हो गया कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि ज्यादा है कम है, यानी कि अलग अलग गुणसूत्रों की जो संख्या हो जाती है, ठीक है, कि भाई गुणसूत्रों में या तो एक या गुणसूत्रों में वृद्धि हो गई या फिर कम, कुछ भी, यानी कि हम ये कह सकते हैं गुणसूत्रीय परिवर्तन दो तरीके से है, संख्यात्मक और आपका संरचनात्मक। तो इसके नीचे आप लाइन करके लिखेंगे संख्यात्मक और संरचनात्मक वाला। ठीक है। और एक आ जाता है आपका जीन उत्परिवर्तन, यानी कि जीन उत्परिवर्तन जो होता है वो किसमें? वो आपका जो जीन होती है, यानी कि जीन में जो, यानी कि जो उत्परिवर्तन जीन में पाए जाने वाले, जैसे डीएनए और आरएनए की जो स्ट्रक्चर हो जाती है उसके आधार पर। गुणसूत्रीय क्या हुआ? गुणसूत्रीय तो वो कि भाई संख्या के आधार पर, उनकी संरचना के आधार पर एक तो वो चेंजेस आ सकता है या फिर जीन उत्परिवर्तन आ सकता है ना। यानी कि ये उत्परिवर्तन किसमें? जीन में जो पाया जाने वाला जो डीएनए है और जो आरएनए, उसकी जब रासायनिक संरचना में परिवर्तन आता है उसकी वजह से। और इस परिवर्तन के कारण ही क्या हो जाता है? सिकल सेल एनीमिया जो रोग होता है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है। अब इसके भी अलग अलग प्रकार आपके हो जाते हैं, ठीक, याद रखना। अब यहाँ पे इसका महत्व क्या होता है कि अगर उत्परिवर्तन हो गया तो इसका महत्व होगा क्या? बात वहां पर आपका ये पॉइंट आ जाता है। तो उत्परिवर्तन जीवों में अचानक से पैदा होते हैं, हमें बहुत अच्छे से पता लग चुकी है, कोई दिशा भी नहीं होती है, और एकदम नए गुण तेजी के साथ पैदा किए जा सकते हैं। सोचो एकदम से चेंजेस आ सकते हैं। साइंटिस्ट का नेम लिख दें, अरे भैया इतना नाम नहीं लिखा, जरा बोर्ड में कैसे करोगे? ह्यूगो डी व्रिज। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? यहां तक क्लियर? चलो इसको फटाफट से एक बार नोट डाउन कर लो। जल्दी से। हो गया? चलो आगे के पॉइंट्स देख लें, इनको भी एक बार देख लो, नोट डाउन कर लो फटाफट। कुछ भी नहीं है, सिंपल पॉइंट बोला गया कि उत्परिवर्तन के फल से अल्प अवधि में ही विकास, यानी कि बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, जिससे विकास में आपका क्या हो जाता है भाई, यानी कि विकासशील परिवर्तन प्राप्त किए जा सकते हैं। जनन कोशिका में उत्पन्न उत्परिवर्तन ही वंशागत होंगे। याद रखना कि जो बाद में चेंजेस हुए हैं वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। अंगों की उत्पत्ति को उत्परिवर्तन के आधार पर समझाया जा सकता है। पशु सुधार, ये सब पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, वरना मैं समझा देती, ये सिर्फ आप लोगों के हेल्प के लिए है। अब आ जाते हैं आनुवांशिक विकार। यहां से क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आनुवांशिक विकार जो होते हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो हम विकार पढ़ते हैं, आनुवांशिक विकार होते क्या हैं कि भाई कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं भाई, जैसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया क्या होता है बताइए? एक आनुवांशिक बीमारी के रूप में पाया जाता है, और आनुवांशिक का मतलब आपको पता है कि अगर किसी एक में है तो अगली पीढ़ी में जाना ही जाना है। बताइए बताइए क्या होता है? तो हीमोफीलिया एक्चुअली होता क्या है कि हीमोफीलिया जो आपका हीमोफीलिया जो होता है एक आनुवांशिक रोग है। अगर सबसे पहली चीज ये जान लो कि जिसमें है, यानी कि जिस व्यक्ति को है, जिस वंश में चल रहा है, उसकी अगली पीढ़ी में भी हो सकता है। एक लिंग सहलग्न गुण है यहाँ पे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हम नॉर्मल देखें, अगर हमें कभी चोट लग जाती है, जब हमें कभी चोट लगती है हम देखते हैं कि भाई हमारा अगर ब्लड बाहर आ रहा है तो वो धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है। तो जिसको हीमोफीलिया होता है, याद रखना कि उसको अगर चोट लग गई गलती से, उसका हाथ या पैर कुछ भी कटा, हल्का सा भी कटा है उसकी बॉडी पे और ब्लड उसका बह रहा है, तो वो
बहता ही रहता है, वो जमता नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर इस इंसान को हल्की सी चोट भी लगी ना, हल्का सा ब्लड भी आ गया ना, तो वो उसकी मौत का कारण बन जाता है। ठीक है, और कभी कभी इंसान की मृत्यु भी हो जाती है, बिकॉज सोचो कि अगर चोट लग गई और ब्लड बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, तो कितना बड़ा वहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि वो कितना खतरनाक वहां पर हो सकता है। और ये इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, सिर्फ अगर किसी को चोट लगे तो फिर आप उसको ब्लड देते ही रह जाते हैं, है ना। क्लियर है, क्लियर। और याद रखना, इसको ब्लीडर्स रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। तो महारानी विक्टोरिया जो थी, उनमें उनकी जो वंशावली थी उसमें बहुत सारे यानी कि अनेक हीमोफिलिया हम कह सकते हैं ग्रस्त वंशज थे। ठीक है, और रानी जो थी वो महारानी विक्टोरिया, वो खुद इस रोग की क्या थी, वाहक थी। ठीक है, क्लियर है। एक बार इसको फटाफट से नाम को लिखें, हीमोफीलिया, एंड इस पॉइंट को लिख लें यहाँ पे। ठीक है, अब याद रखना कि हीमोफीलिया जो होता है, यानी कि अब तक दो हीमोफीलिया का पता लग चुका है। नंबर 1 हीमोफीलिया जो होता है, याद रखना कि वो किसमें, आपका एंटी हीमोफिलिक जो ग्लोब्यूलिन जो आपके जो हम कह सकते हैं जो प्रोटीन है, उसकी वजह से इसके कारण ये चीज होती है। एंड नेक्स्ट आपका यानी कि हम कह सकते हैं एक है आपका हीमोफीलिया ए एंड एक है आपका हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया जो ए होता है वो किसमें, आपका एंटी हीमोफिलिक जो ग्लोब्यूलिन है, ठीक है, उसकी कमी के कारण होता है। और आपका जो हीमोफीलिया जो बी हो जाता है वो किसमें, जो प्लाज्मा होती है, जब उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है उसके कारण ये चीज होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर है, हीमोफीलिया क्लियर हो गया है। ठीक है, ये सिर्फ क्रॉस करके दिखाया गया है किस तरीके से होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट पे, एंड सेकंड आ जाता है कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, क्लियर है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, किसी को पता है? हाँ जी, किसी को पता है, बताइए। चलिए देखें, नहीं पता, इस वाले को मत देखना भाई, अभी इस वाले को देखना, सिर्फ हीमोफीलिया को, इसको आ जाओ अभी, वो क्रॉस अभी बाद में देखेंगे। क्या है, याद नहीं है, याद नहीं आ रहा। तो ये होता क्या है, जो अलिंग गुणसूत्र लग्न होते हैं यानी कि उसका प्रभावी लक्षण है। ठीक है, जो किसमें भाई, जनकों से संतति में कब जाएगा, तभी जाएगा जब जो दोनों होते हैं वो किसके, इस जीन के वाहक होते हैं। क्लियर है यहां पर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक, आपका कुछ यहाँ पे क्या होता है, इस तरह यानी कि इस रोग का जो नियंत्रण है वो एलिल का एक जोड़ा जो कि आप देख रहे हैं HA यानी कि सॉरी HBA और HBS जो है ये क्या करता है, ये करता है। रोग का लक्षण यानी कि जो फिनोटाइप है वो 3 संभव आपके हम यहाँ पे बात करें तो जो जीनोटाइप में से केवल HBS जो वाला होता है संयुग्मक को क्या करता है, वो वहां पे प्रदर्शित करते हैं। यानी कि यही दोनों क्या कर रहे हैं, आपका HBA और HBS ये जो है आपका एलिल का जोड़ा इस रोग का क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। तो ये इसी का क्रॉस करके दिखाया कि नॉर्मल कब होगा, किसको, सिकल सेल जो एनीमिया है यहाँ पे ये आपका हो जाता है। तो इस रोग के कारण होता क्या है यहाँ पे, यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसकी जो बीटा ग्लोबिन जो श्रृंखला होती है वो छोटी स्थिति में हम बात करें जो अमीनो एसिड होते हैं उसके ग्लूटामिक अम्ल जो होता है उसके वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक, यहीं पे आपका नेक्स्ट आ जाता है कौन सा, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, कौन सा, फिनाइल कीटोन्यूरिया, लिख लो इसको। समझते हुए चलेंगे सिर्फ, ठीक है, बिकॉज इतना टाइम नहीं कि एक पॉइंट को मैं यहाँ पे इसका लिखवाते हुए चलूं। हाँ जी, वेरी गुड खुशी, शेप में चेंज आ जाता है उसकी, वेरी गुड। ठीक है, ये क्या होता है, किसी को पता है, पता है किसी को क्या होता है? हाँ जी, यूट्यूब पे और ऐप पे जितने भी बच्चे हैं
तो फिनाइलक्यूटिनुरिया जो होता है, इससे होता क्या है कि अगर जिसको ये रोग होता है ना, तो इससे क्या होता है, मानसिक दुर्बलता बहुत ज्यादा आ जाती है। यानी कि रोग जो है, ठीक है, जो रोगी होता है यानी कि जो वो व्यक्ति है, उसमें होता क्या है, जिसको जो आपका यानी कि जो रोग है, यानी कि रोग व्यक्ति में क्या होता है, जो आपका फिनाइल एलिनिन जो एमिनो एसिड हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, यानी कि एमिनो अम्ल को जो टायरोसिन जो एमिनो एसिड हो जाता है, ठीक है, कौन सा, जो टायरोसिन एमिनो एसिड है, उसमें अम्ल के बदलने के लिए क्या होता है, यानी कि आवश्यक एक एंजाइम जो होता है, ये मान लो उस एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो फिनाइल एलिनिन होता है आपका, ठीक है, वो किस में, यानी कि जो जो आपका फिनाइल एलिनिन है वो इकट्ठा होने लग जाता है, यानी कि इकट्ठा होता जाता है और फिनाइल पायरुविक एसिड, और साथ ही साथ किस में, यानी कि अन्य व्युत्पन्नों में क्या होता है, वो बदल जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है। और किडनी द्वारा कम अवशोषित होने के कारण क्या होता है, यानी कि भाई जो किडनी होती है उसके द्वारा कम अवशोषित होने की वजह से ही यूरिन के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। अब आ जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि भाई जो आपके गुणसूत्र से संबंधित हो जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है। आखिर ये क्या होते हैं, यहाँ पे इसको जान लेते हैं। क्रोमोसोम हो जाते हैं गुणसूत्र से संबंधित, यानी कि गुणसूत्र की अगर कमी हो रही है तब भी कुछ ना कुछ बीमारी हो। विकार का मतलब होता है रोग, अगर ज्यादा हो रहे हैं तब भी क्या होती है, वहां पे आपकी बीमारी होती है। तो जो आपके आप पढ़ते हैं, जो भी आपके टर्नर सिंड्रोम होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम होते हैं, वो सब अभी आप इसी में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर कोई गुणसूत्र अनुपस्थित है या फिर किसी की अधिकता हो गई तो उसकी वजह से ही आपका रोग होता है। तो कोशिका विभाजन जब होता है, जो क्रोमेटिड, जो दो क्रोमोसोम के जो आर्म्स होते हैं उसको जब जोड़ के रखता है, वो वाला जो पार्ट होता है, उसके वी संयोजन की जब अनुपस्थिति होती है, उसके कारण क्या होता है, एक गुणसूत्र की भाई अधिकता हो गई या फिर उसकी हानि हो गई। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, असगुणिता कह देते हैं। क्लियर। जैसे अगर मैं बात करें कि जो 21वां गुणसूत्र है, ठीक है, उसके यानी कि 21वें गुणसूत्र की एक की अधिकता से क्या आपका डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इसी प्रकार अगर एक्स गुणसूत्र की अगर हानि हो जाती है तो जो लेडीज होती है उनमें क्या हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। अब यही असगुणिता जो होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखेंगे कि एक हो जाती है आपकी एक न्यून सूत्रता। ठीक है, इधर आ जाइए सीधा, क्या आ जाती है, एक न्यून सूत्रता, इसी के अंदर लिखना है। ये क्या होता है कि यानी कि जो कायिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जो कि 22 जोड़े थे वो, तो उन गुणसूत्र की संख्या में एक गुणसूत्र का अगर वो कम हो जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं एक न्यून सूत्रता। यानी कि इसमें क्या कंडीशन होती है, 2n-1, इसको निरूपित कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका द्वि न्यून सूत्रता। ठीक, क्लियर हुआ। एक न्यून सूत्रता क्या है कि जो कायिक गुणसूत्र है उनकी संख्या में जब एक गुणसूत्र कम होता है, यानी कि इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं 2n-1, तो वो आपका एक न्यून सूत्रता होता है। जब द्विन्यून सूत्रता क्या होता है, तो यहाँ पर जो कायिक गुणसूत्र है उनकी संख्या में अगर आपका यानी कि एक जोड़ी जो समजात गुणसूत्र है, एक जोड़ी समजात गुणसूत्र जो है, ठीक है, जब यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो कायिक गुणसूत्र की जो संख्या है उसमें जो आपके 22 जोड़ी थे, ठीक है, यहाँ पे उसमें जो एक जोड़ी समजात गुणसूत्र का होना, यहाँ पे आपका क्या द्वि आपका न्यून सूत्रता कहलाता है। इसको हम किससे कर सकते हैं, जब हमने एक न्यून सूत्रता को किया है 2n-1 से, इसको हम कर देते हैं 2n-2, क्योंकि द्वि का मतलब हो जाता है 2। ठीक है, ठीक है। नंबर 3 आ जाता है आपका एकाधी सूत्रता। क्लियर, क्या आ जाता है, एकाधी सूत्रता। ये क्या होता है, यानी ट्राइजोमी। ठीक है, ये क्या होते हैं, तो कायिक गुणसूत्र की संख्या में जब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, वहां पे अभी क्या हो रही थी, अभी तो कम हो रही थी एक न्यून सूत्रता में, यहाँ पे क्या हो जाती है एकाधी सूत्रता में कि जो कायिक गुणसूत्र है उनकी संख्या में जो गुणसूत्र है वहां पे क्या होगी भाई, एक गुणसूत्र की आपकी वृद्धि हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन बैठ जाती है ये वो बैठ जाती है 2n+1 और द्विअधी सूत्रता जो होती है। ठीक है, द्वि ये बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाता है कि यहाँ पे होगी तो संख्या अधिक, यहाँ पे क्या कंडीशन बन जाएगी 2n+2
टू वाली कंडीशन बन जाएगी। कैसे कि भाई यहाँ पे जो दो समजात गुणसूत्र हैं वो अधिक पाए जा रहे हैं। यहाँ पे दो जो यहाँ पे एक जोड़ी जो समजात गुणसूत्र उसकी क्या हो गई थी भाई वहां पे, यानी कि भाई हम कह सकते हैं कि भाई इस तरीके से, यानी कि जो आप कह सकते हो कि एक जगह कमी हो रही है, न्यून का मतलब कम, और वहीं पे एक तरह क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और द्विअधिसूत्रता जो होती है इसको हम बोल देते हैं टेट्राजोमी। क्लियर है? क्लियर है? इसको फटाफट से इन पॉइंट्स को लिख लो भाई। ठीक है, चलिए अब कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देख लो जल्दी से, फिर क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे कुछ सिंड्रोम है, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई जो आपका सबसे पहले एक पॉइंट को जानना है कि जो कोशिका द्रव्य है विभाजन ना होने की वजह से क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है वो एक पूरा सेट जो होता है वो अधिक हो जाता है। इसको हम बहुगुणिता कह देते हैं, यानी कि पॉलीप्लॉइडी हम इसको कह देते हैं। ठीक है, और यह अवस्था नॉर्मली अगर हम बात करें पौधों में पाई जाती है। गुणसूत्रीय विकार जो होते हैं उसके उदाहरण निम्न हो जाते हैं। किसके? गुणसूत्र के। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं किसको? डाउन सिंड्रोम। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? टर्नर सिंड्रोम। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, एंड इधर ही लिख देते हैं, एक काम करते हैं इधर ही पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये क्या होता है? ये आनुवंशिक विकार का जो कारण होता है वो क्या होता है कि जो एक्स गुणसूत्र होता है उसकी एक और अतिरिक्त हम कह सकते हैं प्रतिलिपि पाई जाती है, यानी कि जिसके कारण केंद्रक में कितने आपके 47 अगर हम बात कर रहे हैं, यानी कि कंडीशन क्या हो जाती है? एक्स एक्स वाई, यानी कि भाई जो आपका गुणसूत्र है, क्लियर, कौन सा? एक एक्स की क्या हो जाती है वहां पे? अधिकता हो जाती है। यानी कि क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है ये भी कैसा है भाई? ये भी आपका एक आनुवंशिक विकार है, लेकिन इसका कारण क्या होता है कि जो एक एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पे क्या मिल जाता है? एक अतिरिक्त मिल जाता है, जिसके कारण केंद्रक में नॉर्मली कितने होते हैं? 46, एंड यहाँ पे अब हमें कितने मिल रहे हैं? जो आपके 47 है, यानी कि एक्स एक्स वाई ये हो जाते हैं, जिससे 44 तो ऑटोजोन्स हो गए। कितने? जो 44 हैं वो तो आपके ऑटोजोन्स हो गए। ठीक, और प्लस साथ ही साथ यहाँ पे आपका ये वाला, यानी कि तथा आप कह सकते हैं एक्स एक्स वाई। ठीक, ये वाली कंडीशन क्या होती है? वहां पर बन जाती है, यानी कि 3 लिंग गुणसूत्र हो चुके हैं वहां पर अब। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, यानी कि कैसे? इस तरीके से। और जिसको ये रोग होता है उनका कैसा होता है भाई? जो ब्रेन होता है वो बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो कमजोर होता है। ठीक है, शरीर कम बालों वाला हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं? वो हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बांझ होते हैं। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। इसमें होता क्या है कि भाई ये भी आपका, यानी कि भाई इस जो रोग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक्स, यहाँ पे तो एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्स वाले की क्या हो जाता है? एक एक्स की अभाव हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं भाई कमी हो जाती है ना। इसमें क्या हुआ था? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हुआ कि भाई यहाँ पे तो एक एक्स ज्यादा हो गया, जबकि अगर हम बात करें टर्नर सिंड्रोम की, यहाँ पे क्या होता है? एक्स गुणसूत्र का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है। क्लियर है? यानी कि रोगी व्यक्ति कैसे होते हैं? समलक्षणी तौर पर कैसे हो जाते हैं भाई? वो मादा बंधे होते हैं। क्लियर? क्लियर है? यानी कि इनमें जो अंडाशय होते हैं वो परिवर्धित नहीं होती है और बहुत ही कम विकसित होती है। क्लियर है? लैंगिक लक्षणों को भी क्या हो जाता है? इनमें अभाव हो जाता है, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसमें आपका किस तरीके से कंडीशन बन जाती है? इसमें बन जाती है या तो आप ये बोल सकते हैं कि 2n = 5, यानी कि भाई टोटल 46 होता है लेकिन एक की कमी है तो भाई यहाँ पे 45 ही रह जाते हैं। या फिर अगर मैं आपसे बात करूं, या आप क्या लिख सकते हैं कि 44 तो रहेंगे, 44 तो रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक की कमी हो गई, यानी कि ये सिचुएशन वहां पर बैठ जाती है। क्लियर है? क्लियर यहाँ पे ये चीज? ओके है? इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो।
क्लियर। एंड लास्ट आ जाता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें जो 21वां जो गुणसूत्र होता है उसके अतिरिक्त एक और प्रतिलिपि बन जाती है, यानी कि 21वां जोड़े जो ऑटोसोम है वहां पे क्या हो जाता है, ऑटोसोम्स में से 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र वहां पे बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका ये रोग हो जाता है। और यहीं पे आके आपका चैप्टर भी हो जाता है पूरी तरीके से कंप्लीट। क्लियर है। भाई क्लास 10th के कहां से आ जाते हो? हाँ, चलिए क्लियर है। अब जिसको देखना है, जिसने नहीं देखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 मर्ज करके देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि भाई एक ही टॉपिक को पूरा 1 घंटे पढ़े जा रहे हैं, लाइन भी लिखे जा रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। एंड आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आई थिंक आप में इतना है कि अब आप अपने पॉइंट्स को बहुत इजीली करके बना सकते हैं, आपको सिर्फ समझने की जरूरत होनी चाहिए। लिख तो आप खुद से भी लेंगे, बट आप में से शायद कुछ महान ऐसे हैं जिनको प्रॉपर लाइन लिखी लिखाई चाहिए, एंड एग्जाम में भी उनको वही लाइन लिखकर आनी होती है। मैं पहले बता दूं, जो बच्चे ये हरकतें करते हैं, रट्टा मारते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं, तो रट्टा मत मारना, चीजों को समझ कर चलना, तभी एग्जाम में लिख पाओगे। चलिए क्लास को खत्म करें। चलो तो क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो आप में जो बच्चे बोल रहे थे मैम इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, वो पार्ट 1 देख लेना। एंड कल एक बिल्कुल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो क्लास में देर से नहीं आना है, जल्दी आना ताकि टाइम से क्लास को स्टार्ट कर पाए। एंड मिलते हैं फिर अपनी क्लास में। और कल जो क्लास होगी वो 4 बजे होगी, मैं वापस बोल दूं, कल 5 बजे नहीं होगी, कल क्लास 4 बजे शुरू होगी। तो मिलते हैं कल 4 बजे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।